वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है और एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th ऑरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण विषय है ये टॉपिक, आपको आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दों को समझने में मदद करेगा, जैसे दुनिया भर में पर्वतों का निर्माण, माउंटेन सिस्टम्स का निर्माण कैसे हुआ है, वॉल्केनिक का जो फॉर्मेशंस हैं या वॉल्केनोज जो दुनिया भर में आते हैं उसका पैटर्न क्या है, अर्थक्वेक का पैटर्न क्या है, आइलैंड फॉर्मेशंस का पैटर्न क्या है, ट्रेंचेस कैसे बनते हैं दुनिया भर में। ऐसे बहुत सारे विषयों को समझने में आज का हमारा ये टॉपिक आपके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। देखिए, अगर इस टॉपिक को समझें कि जो ओरिजिन ऑफ द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं, कि महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बहुत सारे थिंकर्स अलग अलग समय पे आए जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि ये तर्क हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण महाद्वीपों का और महासागरों का निर्माण हुआ होगा। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग आए, लेकिन एक व्यक्ति आए, उनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने बड़े ही शानदार तरीके से अपनी बात को रखा, बहुत सारे तथ्य दिए, एविडेंसेस दिए, बल के बारे में चर्चा की जिसके माध्यम से महाद्वीपों के निर्माण की क्रिया हुई होगी। तो ऐसे में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने, है ना, जिन्होंने जिन्होंने माउंटेन सिस्टम, है ना, या दुनिया भर में जो भी चीज़ों का निर्माण हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शंस, उसके पैटर्न को समझने के लिए ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन की बात की। लेकिन वेगनर को समझने से पहले, है ना, वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझने से पहले, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से समझने से पहले, जो उन्होंने 1912 में दिया, 1912 में दिया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग, है ना, एंशिएंट पीरियड में या मध्यकालीन समय में उन्होंने कुछ बातें रखी, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे। जैसे पीछे जो आपके अर्थ नजर आ रहा है और उसमें विभिन्न प्लेट्स नजर आ रहे हैं, पहले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था अब्राहम ओर्टेलियस। 1596 में, 1596 में इस व्यक्ति ने ये बात रखी, ये एक नक्शा बनाया, एक कार्टोग्राफर थे ये। कार्टोग्राफर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मैप में या मैप बनाने में एक्सपर्ट होता है। इस व्यक्ति ने ये बात रखी, है ना, अब्राहम ओर्टेलियस नाम के इस व्यक्ति ने, इन्होंने ये बात रखी, ये एक ऐसा नक्शा बनाया जिसमें इन्होंने सारे महाद्वीपों को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ करके दिखाया कि आपस में कभी जुड़े हुए थे, है ना। ऐसा इन्होंने एक नक्शा बनाया। इस नक्शे का अध्ययन आगे चल करके एक व्यक्ति ने किया, उस व्यक्ति का नाम था एंटोनियो पेलेग्रिनी, है ना। 1858 में इन्होंने दोबारा, जब वो लाइब्रेरी में कुछ किताबें खंगाल रहे थे, तो उनको अब्राहम ओर्टेलियस का नक्शा मिला और अब्राहम ओर्टेलियस का नक्शा मिला जो कि 1596 में दिया गया था। इस विचार को दोबारा जीवंत बनाया 1858 में एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, और उन्होंने, ये भी कार्टोग्राफर थे, इन्होंने भी वही बात रखी कि नक्शा बना करके बताया कि सारे महाद्वीप कभी अतीत में आपस में जुड़े हुए थे। एक जर्मन ज्योग्राफर, है ना, जिनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने इन दोनों को देखा, पढ़ा, अब्राहम ओर्टेलियस का नक्शा भी देखा, है ना, पेलिग्रिनी का भी नक्शा इन्होंने देखा और इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और प्रभावित हुए तो इस पूरी चीजों में इन्होंने सोचते हुए 1912 में दुनिया के सामने एक शानदार तरीके से सिद्धांत रखा जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब जरा सोचिए कि इन लोगों ने, अब्राहम ओर्टेलियस हो चाहे एंटोनियो पेलेग्रिनी हो, दोनों की बातें एनसीईआरटी में रखी गई हैं। ये जो दोनों लोग हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी तक ही सीमित रहूं ताकि आपका फंडामेंटल कंप्लीट हो जाए, बाकी फिर एडवांस क्लासेस में चर्चा करते रहेंगे। अब्राहम ओर्टेलियस और एंटोनियो पेलेग्रिनी, ये दोनों ने केवल नक्शा बना करके बात को छोड़ दिया। सिर्फ नक्शा बनाया, मैप बनाया और मैप बना करके कहा कि अतीत में जुड़े हुए रहे होंगे। हम इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं वेगनर के बारे में, क्योंकि वेगनर ने अपना पूरा जीवन दे दिया। 1930 के दशक में वो गुजरे थे और गुजरते गुजरते तक वो केवल इसी बात के तथ्य और प्रमाण खोजते रहे कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। जितने तर्क, जितने एविडेंसेस, है ना, वेगनर ने दिए, जितना जीवन का समय उन्होंने इसको दिया, किसी और ने नहीं दिया। इसीलिए महाद्वीपीय विस्थापन में बहुत सारे लोग आए, लेकिन हम पढ़ते किसको हैं? हम पढ़ते हैं वेगनर को। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी है, और एनसीईआरटी की किताब में भी वेगनर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब मसला ये था कि वेगनर एक मीटरोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो पीएचडी की थी जर्मनी में, वो पीएचडी किया था इन्होंने वायुमंडल के एक्सपर्ट के रूप में, और ये व्याख्या कर रहे थे जियोलॉजी की, भूगर्भ की।
तो ऐसे में एक थोड़ा मुश्किल इनके लिए ये मसला था कि जो भूगर्भ शास्त्री थे ये इनको हल्के में लेते थे। बेसिकली हल्के में इसलिए लेते थे क्योंकि ये सोचते थे कि एक वायुमंडल का एक्सपर्ट का व्यक्ति आकर के भूगर्भ की व्याख्या कैसे कर सकता है। पहला तो ये इनके साथ कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन था। दूसरा, जब इन्होंने 1912 में ये थ्योरी दी, तो थ्योरी देने के बाद ये दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में अपनी जाकर के बात रखते थे। लेकिन उस समय राष्ट्रवाद चरम पे था और 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया तो एक तरीके से ये लड़ाई केवल और केवल आप कह सकते हैं कि बैटलफील्ड पे नहीं लड़ा जा रहा था, ये एकेडमिक फील्ड पे भी लड़ा जा रहा था कि जर्मन कोई व्यक्ति आकर के कोई नई बात कैसे रख सकता है जो फ्रेंच और ब्रिटिश नहीं सोच पाए। ऐसे में वेगनर ने जो बातें रखी बहुत हद तक एकेडमिक वर्ल्ड ने, चूंकि राष्ट्रवाद का भाव था और इसमें जर्मन कैसे सुपीरियर हो सकते हैं, बहुत हद तक इनकी बात को नकारा गया, स्वीकार नहीं किया गया। तो इनको अपने जीवन काल में जो इनको एक तरह से रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, है ना, ये रिकॉग्निशन इनको अपने जीवन काल में नहीं मिला। लेकिन आगे चल करके 1960 के दशक में जो वेगनर ने बातें रखी थी उस दिशा में बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा और सोच करके और एविडेंसेस एकत्रित करके प्रमाणित किया कि वेगनर सही थे। महाद्वीपों का विस्थापन होता है, नाम कुछ और हो सकता है उसका, प्लेट कह सकते हैं उसको, कि प्लेटों का विस्थापन हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। क्लियर है। अब चूंकि ये जर्मन जर्मन क्या थे, भूगोलवेत्ता थे, क्लाइमेट के एक्सपर्ट थे और व्याख्या कर रहे थे भूगर्भ की। तो ऐसे में इन्होंने दुनिया के सामने बात ये रखा कि देखिए मसला ये है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ये ठंडे हैं और यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ती हैं तो साल भर यहाँ ठंडक होती है। विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं तो यहाँ गर्माहट होती है। अब अगर कोई जगह आज विषुवत रेखा पे है और अगर वहां पर ग्लेशियर के निक्षेप मिल जाए, ग्लेशियर के निक्षेप मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि या तो विषुवत रेखा ध्रुव की तरह व्यवहार करे जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़े, और जो ध्रुवी क्षेत्र है वो विषुवत रेखा की तरह व्यवहार करे। लेकिन दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक पृथ्वी का अक्ष बिल्कुल बदल ना जाए, 90 डिग्री पे ना आ जाए। आज 23.5 डिग्री पे झुके हैं, जब तक 90 डिग्री पे ना पहुंच जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा अतीत में कोई भी एविडेंस प्रूफ नहीं करता है। तो इन्होंने पहला जो तर्क दुनिया के सामने रखा कि अगर जलवायु कटिबंधों का, यानी कि क्लाइमेट के जो रीजन्स हैं उनका अगर, है ना, ट्रांसफर नहीं हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो नहीं जा सकते, तो फिर तो यही हो सकता है कि अगर अफ्रीका में ग्लेशियर मिलता है या ग्लेशियर के निक्षेप मिलते हैं तो अफ्रीका कभी ठंडे जगह पे था और आज विषुवत रेखा पे पहुंच गया है। तो चूंकि पहला तर्क स्वीकार्य नहीं था लोगों को, तो ऐसे में दूसरे तर्क के साथ अपनी बात को शुरू करते थे कि इस कारण से हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन, क्योंकि ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। तो लोग कहते हैं कि चलो एक बात के लिए आपकी बात को मान लेते हैं कि ये क्या है, ये बताइए कि क्या क्या साक्ष्य हैं, ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इस बात को प्रूफ करते हो कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। तो इन्होंने पूरे अपने जीवन काल में लगातार ऐसे बहुत सारे साक्ष्य एकत्रित किए, 5-6 मेजर साक्ष्य जो आगे चल के पूर्णतः सिद्ध करते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, कि महाद्वीप लगातार मूव करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा हमको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं, वो क्या महत्वपूर्ण एविडेंसेस हैं, वो भी हमको देखना पड़ेगा, वो भी हमको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ, है ना, लोगों ने उनसे ये भी सवाल किया कि चलो एक बार को आपकी बात को मान लेते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। चलिए अब ठीक है, महाद्वीप लगातार मूव करते हैं, महाद्वीप गतिमान है, लेकिन क्या प्रमाण है ना? प्रमाण तो आपने दे दिया, मान लीजिए कि 5-6 प्रमाण हैं कि जिसके कारण हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ होगा। तो लोगों ने जो दूसरा सवाल इनसे पूछा वो ये पूछा कि वो बल क्या है, वो फोर्स क्या है जिससे हजारों हजार किलोमीटर दूर ये महाद्वीप आज एक दूसरे से दूर हैं, विस्तारित हैं। तो यहाँ पर वेगनर दो बातों की चर्चा करते हैं। इनके सिद्धांत में दो मूल बातें हैं, दो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो आपको समझना है। एक, वो एविडेंसेस क्या है जो वेगनर ने दिए, ताकि इससे सिद्ध हो, इससे प्रमाणित हो, प्रूफ हो कि कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं या कॉन्टिनेंट्स का लगातार लोकेशन शिफ्ट होता है, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। और दूसरा, वो फोर्स क्या है, वो बल क्या है जिसके कारण ऐसा होता है।
चलिए तो शुरू करते हैं वेगनर की कहानी से, वेगनर की स्टोरी से, वेगनर के थ्योरी से। देखिए वेगनर कहते हैं कि आज से लगभग 2 से 250 मिलियन साल पहले, 2 से 250 मिलियन साल का सिंपल मतलब ये हो गया कि लगभग आज से 20 से 25 करोड़ साल पहले, आज से 20 से 25 करोड़ साल पहले दुनिया भर के जितने भी महाद्वीप आज आप देख रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, 7 मेजर महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप कभी आपस में जुड़े हुए थे, एक जगह पे थे। और इस विशाल महाद्वीप का नाम था पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट। और ये सुपर कॉन्टिनेंट चारों तरफ से एक सुपर महाद्वीप, महासागर से घिरा हुआ था। इसका नाम था पैंथलासा। यहां से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। अब ये कहते हैं कि आज से 250 से 300, ये एक इनका एजम्पशन है ना, मतलब इस पे हम सवाल नहीं कर सकते। तो यहां से अपनी थ्योरी की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि 250 से 300 मिलियन साल के आसपास ये पेंजिया टूटना शुरू करता है, बिखरना शुरू करता है, स्प्लिट करता है और स्प्लिट करके दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक इसका उत्तरी हिस्सा और एक इसका दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्से का नाम पड़ता है लॉरेशिया। लॉरेशिया, उत्तरी हिस्से का क्या नाम पड़ता है? लॉरेशिया। और दक्षिणी हिस्से का नाम इन्होंने रखा गोंडवाना लैंड। आज का अगर हम इसके आज के महाद्वीपों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही लॉरेशिया और टूट करके आज के महाद्वीपों में बनता है और गोंडवाना लैंड टूट करके बहुत सारे महाद्वीपों में इसका निर्माण होता है। अगर हम इसको देखें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड को, तो जो लॉरेशिया है, जो दो हिस्सों में पेंजिया टूटा, तो लॉरेशिया जो उत्तरी हिस्सा था वो आज का नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है। इन तीनों महाद्वीपों को आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये है लॉरेशिया, है ना। उस समय का लॉरेशिया आज के टूट करके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में कन्वर्ट हो गया है। और भविष्य में हो सकता है कि संभवतः और भी स्प्लिट हो, जैसे अफ्रीका आज, है ना, अफार ट्रायंगल के पास से टूट रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली से टूट रहा है, तो समय समय पे टूटते भी रहेंगे। लेकिन हाँ, गोंडवाना या कह सकते हैं पेंजिया दो हिस्सों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। समय के साथ साथ ये लॉरेशिया टूटा तो ये कुछ नाम उत्तर के हो गए। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो ऐसे में बहुत सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा महाद्वीप गोंडवाना लैंड के टूटने से बने। इनमें से एक था पश्चिम की तरफ साउथ अमेरिका, दूसरा था अफ्रीका, तीसरा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चौथा अंटार्कटिका। तो एग्जामिनर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे कि भारत, है ना, भारत किसका हिस्सा था? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का, तो गोंडवाना लैंड का। अंटार्कटिका किसका हिस्सा था? है ना, तो गोंडवाना लैंड का। तो ऐसे में, या साउथ अमेरिका किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का। है ना, नॉर्थ अमेरिका किसका हिस्सा था? तो लॉरेशिया का। तो इन्होंने कहा कि लगभग 250 मिलियन साल पहले पेंजिया एग्जिस्ट करता था और ये इसमें स्प्लिट होना शुरू हुआ लगभग आज से 100 मिलियन साल के आसपास। और वो 100 मिलियन मतलब आज से 10 करोड़ साल के आसपास। और वही 10 करोड़ साल से यात्रा शुरू होते होते लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, और वो आज टूट करके 7 महाद्वीपों में विभाजित हो गया है। ये इन्होंने कहा। अब इन्होंने कहा कि जो 7 महाद्वीप आपस में विभाजित हुए तो कभी आपस में जुड़े हुए रहे थे। मैं ये प्रमाणित करूंगा, मैं ये सिद्ध करूंगा कि कभी पेंजिया एग्जिस्ट करता था। ये वेगनर का तर्क है, ये वेगनर चाहते हैं प्रूफ करना। तो ऐसे में लोग उनसे पूछे कि एविडेंसेस बताइए, वो साक्ष्य बताइए जिससे ये प्रमाणित होता हो, जिससे ये सिद्ध होता हो कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। तो इन्होंने 5 मेजर साक्ष्य एकत्रित किए, एविडेंसेस एकत्रित किए। और आप इनको कह सकते हैं कि ये जो एविडेंसेस हैं, ये जो साक्ष्य हैं, ये अकाट्य साक्ष्य है। आप इसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, नॉन रिफ्यूटेबल है। इस क्यों? क्योंकि प्रमाण है ना। महाद्वीपों पे, अलग अलग जगहों पे हमको ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, और मिलते हैं तो आप इसको रिफ्यूट कैसे करेंगे? तो 5 जो इन्होंने मेजर एविडेंसेस दिए, जो प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी से जानना चाहेगा कि वेगनर के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, उनके मुख्य साक्ष्य क्या है, तो 5 मेजर साक्ष्य है। पहला क्या है? जिग्स ऑफ इट। दूसरा क्या है? सेम एज ऑफ रॉक्स, है ना, कि महाद्वीपों के बीच में अगर अटलांटिक महासागर है तो दोनों तरफ हमको समान उम्र की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तीसरा, ग्लेशियर के निक्षेप, जिसको टिलाइट के नाम से जाना जाता है। चौथा, प्लेसर निक्षेप, प्लेसर मतलब गोल्ड के निक्षेप। और पांचवा, फॉसिल के एविडेंसेस। ये 5 मेजर तर्क हैं जिससे ये प्रूफ होता है या हमको प्रमाण मिलते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। चलिए देखते हैं कि वेगनर ने क्या बात रखी। देखिए पहला जो साक्ष्य है वो है जिग्स ऑफ इट। जिग्स ऑफ इट का मतलब है कि बच्चे जो नहीं है कि कोई चीज
छोटी छोटी चीजों में टूटा हुआ है, लोग उसको जोड़ते हैं, बच्चे जोड़ते हैं, इसको जिग्सॉ पजल कहते हैं कई बार, है ना। इन्होंने कहा कि अगर महाद्वीप कभी आपस में जुड़े होंगे, कभी पेंजिया एग्जिस्ट किया होगा, कभी लॉरेशिया रहा होगा, कभी गोंडवाना लैंड रहा होगा, और गोंडवाना लैंड का मतलब है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो अगर ये रहे होंगे तो कभी आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों तटों को, अफ्रीका के तट और साउथ अमेरिका के तट को करीब लाया जाए, दोनों को पास लाया जाए, तो दोनों आपस में जुड़े हुए प्रतीत होंगे। तो जब हम देखते हैं कि अफ्रीका का जो ये पश्चिमी हिस्सा है, ये जिसका नाम है गल्फ ऑफ गिनी, और ये हिस्सा जिसका नाम है ब्राजीलियन उच्च भूमि, जब इन दोनों को करीब लाते हैं, जब इन दोनों को करीब लाते हैं, तो दोनों आपस में जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। और 1964 में एक व्यक्ति आए, उनका नाम था बुलार्ड। 1912 में ये बात कह रहे थे वेगनर। 1964 में, 1964 में जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, कंप्यूटर्स आ गए, तो 100 फैथम की गहराई तक, है ना, मान के चलिए कम से कम 20-25 मीटर की गहराई तक, है ना, समुद्र में दोनों तरफ, ब्राजील की तरफ यानी कि साउथ अमेरिका की तरफ और अफ्रीका की तरफ, जब दो मतलब 30-35 मीटर समुद्र की गहराई तक जो चट्टानों की आकृतियां थी, उसको जब मैच किया गया अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से या गल्फ ऑफ गिनी से, बुलार्ड ने जब ये मैच किया, है ना, तो ये प्रमाणित हुआ, इससे पता चला कि हाँ वेगनर सही थे, दोनों में हमको समानताएं देखने को मिलती है। तो पहला इनका साक्ष्य, जिसको हम जिगजॉ पजल के नाम से जानते हैं, जिगसॉ फिट। ठीक है, ये पहला तर्क है। चलिए दूसरे तर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा तर्क इन्होंने जो दिया वो एक इंपॉर्टेंट तर्क था, वो था पुरा हिमानीकृत प्रमाण। पुरा हिमानी मतलब प्राचीन हिमानी या प्राचीन ग्लेशियर के निक्षेप, जिसको टिलाइट के नाम से भी जाना जाता है। टिल, टिल का मतलब है ग्लेशियर का निक्षेप। जैसे इसको ऐसे समझें कि मान लेते हैं, सपोज करिए कि कोई नदी बहती है, तो अगर कोई नदी बहती है तो नदी अपने साथ गाद बालू मिट्टी लेकर के चलती है, और लेकर के चलती है, तो जहां पर भी ढाल मंद हो जाता है और नदी की ऊर्जा कम हो जाती है, नदी के पास अगर जरूरत से ज्यादा उसके पास गाद बालू मिट्टी है, तो उसका निक्षेपण कर देती है। तो जो सेडिमेंट्स लेकर के वो आ रही है, अगर उसकी वेलोसिटी, गति कम हो जाती है, तो उसका निक्षेपण कर देती है। तो ऐसे निक्षेप को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे निक्षेप को तो कहते हैं नदी के द्वारा निर्मित एक प्लेन, है ना, जिसको हम रिवर प्लेन के नाम से, रिवर यानी कि नदी के निक्षेपण, डिपोजिशन से बना हुआ एक प्लेन एरिया। ऐसे ही ग्लेशियर्स ठंडे इलाकों में जब ग्लेशियर, है ना, ढाल के साथ साथ, जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय के उच्च इलाकों में बर्फबारी हुई, वो बर्फ, हजारों टन, लाखों टन का बर्फ उस पर्वत के साथ, ढाल के साथ साथ, ग्रेविटी के साथ साथ नीचे आएगा। और नीचे आएगा तो सोचें कि लाखों टन वजन का ग्लेशियर जब इस ढाल के साथ चलेगा, तो चट्टानों को नीचे से कुरेदेगा, और कुरेद करके जैसे जैसे ग्लेशियर नीचे आएगा, वो पिघलेगा, गर्म हो जाएगा, आ करके वो अपने साथ जो भी कंकड़, पत्थर, बजरी, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड जो भी लेकर के आया है ना, पत्थर के टुकड़े, इन सब को डिपॉजिट कर देगा। ऐसे डिपोजिशन को जो ग्लेशियर्स के द्वारा हुए हैं, इसको हम टिल या टिलाइट या मोरेन्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब इस एविडेंस को या टिल को या ग्लेशियर के डिपोजिशन को वेगनर ने कैसे यूज किया? तो वेगनर ने इस तरीके से यूज किया इस कॉन्सेप्ट को, या इस तरह से प्रमाणित करने की कोशिश की अपनी बात को, कि देखिए ये अफ्रीका है अफ्रीका से इक्वेटर गुजरता है, विषुवत रेखा गुजरती है, और अगर अफ्रीका से विषुवत रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, ब्राजील है, वहां पर अगर हमको ग्लेशियर के निक्षेप मिलते हैं और उसका भी क्लाइमेट ट्रॉपिकल है। भारत का जो सदर्न हिस्सा है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ना, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि ट्रॉपिकल है, और उसका मैक्सिमम हाइट 2700 मीटर है, सपोज करते हैं आज, अनाईमोडी, है ना। तो ऐसे में अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है, या अगर हम जब देखते हैं कि भारत को, कि ये सदर्न पार्ट है जो कि आज मतलब विषुवत रेखा के काफी करीब है, इक्वेटर के काफी करीब है, तो ऐसी जगहों पे ग्लेशियर के निक्षेप तो नहीं मिलने चाहिए। लेकिन अगर अफ्रीका में ग्लेशियर के निक्षेप मिले, भारत में ग्लेशियर के निक्षेप मिले, ऑस्ट्रेलिया में ग्लेशियर के निक्षेप मिले, ब्राजील में ग्लेशियर के निक्षेप मिले, है ना, ग्लेशियर डिपोजिशन के अगर हमको एविडेंसेस मिले, तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि कभी अफ्रीका और भारत जैसे देश या कॉन्टिनेंट्स, है ना, आज गर्म जगह पे जरूर हैं, लेकिन कभी ठंडे जगह पे रहे होंगे
कभी कोल्ड कंडीशंस में रहे होंगे, और ऐसे कोल्ड कंडीशंस में रहे होंगे जब जब वहां पर ग्लेशियर ही ग्लेशियर रहा होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में ग्लेशियर के निक्षेप हुए होंगे। तो जब हम भारत में माइनिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम जब माइनिंग करते करते नीचे जाते हैं तो हमको सॉइल के ऐसे लेयर्स मिलते हैं, सॉइल के ऐसे लेयर्स मिलते हैं जिनका डिपोजिशन ग्लेशियर के द्वारा हुआ था। और ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो इसका मतलब है कि इंडिया कभी टेम्परेट क्लाइमेट या ऐसे हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड्स में था, अक्षांशों पे था, जो तुलनात्मक रूप से हम कह सकते हैं हायर लैटिट्यूड्स या उच्च अक्षांशीय जगहों पे रहा होगा, जब भारत में अत्यंत ठंड पड़ती होगी और उस पूरी प्रक्रिया में ग्लेशियर बने होंगे, और वो जब ग्लेशियर चले होंगे तो उससे निक्षेपण हुआ होगा। इससे ये बात प्रमाणित होती है या प्रूफ होता है कि कॉन्टिनेंट्स लगातार मूव करते हैं, लगातार वो गतिमान हैं। तो दो चीजें हो गई यहां पर, या दो पक्ष हो गए आपके सामने। एक हो गया जिग्सॉ फिट, जिग्सॉ पजल, है ना, कि जब दो कॉन्टिनेंट्स को पास में लाते हैं तो दोनों तरफ हमको पैटर्न सेम नजर आता है। जो कोस्टल पैटर्न्स हैं, या जो हमको वहां पर आप कह सकते हैं जो जियोलॉजिकल भूगर्भ के पैटर्न है, दोनों तरफ हमको सिमिलर नजर आते हैं। बुलार्ड ने 1964 में जाकर के प्रूव किया था। चलिए, दो तर्क हो गए, तीसरे तर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बताइए कि अगर दोनों आपस में जुड़ जाएं या जुड़ते हुए प्रतीत हो, मतलब दोनों की तरफ पैटर्न सेम हो, तो क्या जरूरी है कि आपस में जुड़े हुए रहे होंगे? ऐसा लोगों ने कहा। तो ऐसे में वैगनर ने क्या किया, अफ्रीका एक तरफ और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, और दूसरी तरफ अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका, कॉन्गो वाला क्षेत्र, इन सब हिस्सों के चट्टानों का सैंपल लाए। और जब दोनों तरफ चट्टानों का सैंपल लाए तो मान लेते हैं कि ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स, तो यहां भी सेडिमेंट्री रॉक्स, नीचे मान लेते हैं कि ग्रेनाइट, तो इधर भी ग्रेनाइट, उसके नीचे मान लेते हैं कि कुछ और, है ना, कायंत्रित चट्टाने, या आप कह सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इधर भी मेटामॉर्फिक, या निस या सिस्ट, तो इधर भी निस, इधर भी सिस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ऊपर यहां कोई चट्टान मिला है तो इधर भी वही चट्टान, उसके नीचे जो चट्टान मिला है जो अफ्रीका में, वही साउथ अमेरिका में, जो उसके और नीचे के पैटर्न में जाए तो सेम परतें, सेम लेयर। ये सेम लेयर पॉसिबल है, ये सेम लेयर कैसे पॉसिबल है? सेम लेयर तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब कभी ये आपस में जुड़े हों। जैसे केक होता है ना, तो केक में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अगर एक ही केक है, अगर आपने उसको बीच से कट किया है और दोनों को अलग कर दिया है, और जब दोनों को पास लाएंगे तो सारे लेयर्स, ऊपर वाला ऊपर के साथ मैच कर जाएगा, नीचे वाला नीचे, और उसके नीचे वाला नीचे। ये तो तभी पॉसिबल है जब एक्चुअली में दोनों आपस में जुड़े हुए हों। दो केक अलग अलग ला करके उसको बीच से कट करके दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो पैटर्न सेम नजर नहीं आएगा। तो वैगनर ने कहा कि जब हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के किनारों पे जाते हैं तो हमको दोनों तरफ 2000 मिलियंस, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि 200 करोड़ साल की पुरानी चट्टानें दोनों तरफ देखने को मिलती हैं। और अगर दोनों तरफ देखने को मिलती हैं और सेम पैटर्न में मिलती हैं, इसका मतलब है कि कभी अतीत में, कभी एंशिएंट पीरियड में, है ना, आज से 200-250 मिलियन साल पहले जब पेंजिया एग्जिस्ट करता होगा, तब ये आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ये भी इस बात को प्रूफ करता है, ये भी इस बात का एविडेंसेस है कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। ये तीसरा तर्क है जो वैगनर ने दिया। चौथा, इन्होंने एक और तर्क निकाला, एक और एविडेंसेस निकाला, एक और साक्ष्य बटोरे, और उस एविडेंसेस को कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, या इसको कई बार प्लेसर डिपॉजिट्स को हम कह सकते हैं गोल्ड के निक्षेप। प्लेसर का सिंपल मतलब ये होता है कि देखिए, सोना जो है वो चट्टानों में पाया जाता है, रॉक्स में पाया जाता है, एक प्रकार का धात्विक खनिज है। अब हो सकता है कि हम माइनिंग करते करते उस चट्टान तक पहुंच जाए, उस चट्टान को निकालें जहां पर गोल्ड के डिपॉजिट्स हो। जैसे कर्नाटका है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, तो हम क्या करते हैं, वहां पर गोल्ड के चट्टाने, है ना, गोल्ड के वेन्स हैं, परतें हैं, चट्टाने हैं, हम वो निकालते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि कोई नदी वैसे जगहों से होकर के बहती हो जहां पर गोल्ड पाया जाता हो, वैसी जगहों से होकर के बहती हो, ऐसी चट्टानी क्षेत्रों से होकर के बहती हो जहां गोल्ड पाया जाता होगा, और नदी अपने बहने की उस क्रिया में या उस फ्लो के प्रोसेस में चट्टानों को या रॉक्स को हिट करती होगी, और हिट करती होगी तो उसमें से क्या करता होगा, कुछ गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं उसको इरोड करता होगा, और जहां पर भी नदी
जो है जहां उसका ढाल कम हो जाएगा, स्लोप कम हो जाएगा, वहां पर उसको जाकर के निक्षेपित कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। ऐसे गोल्ड के डिपॉजिट्स जो रिवर्स के द्वारा होते हैं उनको हम प्लेसर डिपॉजिट्स या प्लेसर निक्षेप के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब मसला ये था कि जब हम अफ्रीका को देखते हैं तो अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, है ना, गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं। यहां पर बहुत सारे देशों का नाम ही यही था, गोल्ड कोस्ट। इस पूरे कोस्ट का नाम ही गोल्ड कोस्ट है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट देश है इसी एरिया में, पश्चिमी अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका में, घाना। घाना में गोल्ड के लार्ज स्केल में प्लेसर डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब सोने के निक्षेप मिलते हैं। तो जब सोने के निक्षेप मिलते हैं तो जियोलॉजिस्ट ने खोजा कि अगर यार घाना में गोल्ड आ रहा होगा तो अफ्रीका में कहीं पर कोई नदी बह करके आती होगी, और उस नदी बह करके आने के प्रोसेस में वो अपने साथ गोल्ड लेकर के आती होगी, घाना में डिपॉजिट कर देती होगी। लेकिन जब यहाँ पर सर्वे किया गया तो पूरे पश्चिमी अफ्रीका में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में गोल्ड का कोई वेन नहीं मिला, कोई रॉक्स नहीं मिला। और यहां पर अगर गोल्ड के कोई रॉक्स नहीं मिले, है ना, तो इसका मतलब है कि रिवर बह करके जरूर आता होगा लेकिन अपने साथ गोल्ड नहीं ला सकता। तो मसला यह है कि गोल्ड का डिपोजिशन यहां पर घाना में हुआ तो हुआ कैसे, अगर यहां पर रॉक्स में गोल्ड नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर मिला ये अफ्रीका है। और अफ्रीका में ये एक जगह, सॉरी, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में एक जगह है, उसका नाम है मिनास गेरियाज, है ना। इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे, अगर इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पे एक लोकेशन है या एक जगह का नाम है मिनास गेरियाज। इसको ऐसे समझिए कि भारत का छोटा नागपुर का पठार है ना। छोटा नागपुर का प्लेटू जो है भारत में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मिनरल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लोकेशन है। ब्राजील की उस लोकेशन का नाम है मिनास गेरियाज, और यहाँ गोल्ड पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि कभी ये आपस में जुड़े होंगे, ऐसा रॉक का एज स्ट्रक्चर बताता है, उसका केमिकल कंपोजिशन बताता है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़े होंगे तो यहाँ से कोई रिवर फ्लो करता होगा और वो घाना की तरफ बहता होगा, और उस पूरे प्रोसेस में अपने साथ गोल्ड लेकर के जाता होगा और घाना में या वेस्टर्न कोस्ट में डिपॉजिट कर देता होगा। अदरवाइज वेस्टर्न अफ्रीका में गोल्ड का डिपोजिशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरे वेस्टर्न अफ्रीका में हमको गोल्ड के कहीं पर भी रॉक्स देखने को या वेन्स देखने को नहीं मिलते। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रूफ है, प्रमाण है, जिस बात को प्रूफ करता है कि कभी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ये इन्होंने एक एविडेंस निकाल करके दिया जिसका नाम है प्लेसर डिपॉजिट्स। जो लास्ट इनका एक और फिफ्थ जो इनका पॉइंट है या एक इंपॉर्टेंट जो इन्होंने एविडेंस दिया वो है फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन। कि इन्होंने कहा कि जो भी जीवाश्म है, फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म भी कहते हैं, तो जो जो जीवाश्म है जब हम उसके वितरण को देखते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो उसमें भी हमको पैटर्न नजर आता है। और पैटर्न नजर आता है तो इस बात को प्रूव करता है कि फॉसिल के अगर एविडेंसेस भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के प्रमाण हो सकते हैं या उसके प्रूफ हो सकते हैं। देखिए ये अगर हम बात करें तो ये भारत है, और भारत कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ रहा था। अफ्रीका का मेडागास्कर ये एक आइलैंड है, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है ये दोनों आपस में जुड़े थे और भारत इस मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था। और इन सब का क्लाइमेट एक जैसा रहा होगा और सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में सेम टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में सेम टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव पे, ध्रुवी क्षेत्र पे भालू पाया जाता है जिसको पोलर बियर्स कहा जाता है। उस पोलर बियर को कहें कि चलो भारत घुमा के लाते हैं, है ना, तो नहीं जा पाएगा। बेसिकली क्यों? ईश्वर ने, भगवान ने उसको रजाई ओढ़ा करके भेजा है, मोटा सा रजाई ओढ़ा हुआ है उसने, और उस रजाई के साथ अगर वो ध्रुव से निकला तो गर्मी से ही मर जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो ठंडे इलाकों से बाहर नहीं आ सकता है ना। तो इसका मतलब है कि हर जीव का एक पार्टिकुलर कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो इवॉल्व होते हैं और उसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो रहते हैं। और अगर वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल जाते हैं तो ऐसे में उनके एक्सटेंट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो दुनिया के अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जो ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहाँ के स्पीसीज जो कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे उनसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो भारत में टाइगर पाया जाता है अरावली के बॉर्डर तक, अरावली के अगर वेस्ट में चले जाएंगे तो सूखा क्षेत्र है, और सूखा क्षेत्र है, ड्राई कंडीशंस हैं, ड्रॉट कंडीशंस हैं, तो टाइगर सरवाइव नहीं करेगा।
टाइगर एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल है या एक ऐसा प्रेडेटर है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे हम हैं, हम अगर एक इंडिविजुअल है, इंसान है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और हमारा शरीर लगातार कोशिश करता है कि बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन किया जाए। अगर 1 डिग्री कम हो जाए तो ठंड लग जाएगी, 1 डिग्री ज्यादा हो जाए तो हाई ग्रेड फीवर हो जाएगा। तो ये शरीर लगातार मेटाबॉलिज्म करता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे। अब अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, जैसे हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो हमारा शरीर रेस्पॉन्ड कैसे करता है? हमारा शरीर रेस्पॉन्ड करता है कि पसीने निकालते हैं। उस पसीने निकालने के प्रोसेस में एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट शरीर से रिलीज हो जाएगा। तो हमको पसीने निकालना आता है ताकि हम अपने बॉडी को ठंडा कर सके, है ना? टाइगर को पसीना निकालना नहीं आता है। जो डॉगी है, कुत्ता है, वो कुत्ते को ये कम से कम आता है कि यार मैं हाफ लेता हूं, तो जीभ निकाल के हाफने लगता है। कुत्ते को पसीना नहीं निकलता है क्योंकि, है ना, वो ग्लैंड ही नहीं है उसमें। तो क्या करता है, जीभ निकालता है और लंबी लंबी सांसें लेता रहता है ताकि एक्सेस हीट को रिलीज कर सके। न टाइगर को इस तरह से हाफने ही आता है, न टाइगर को पसीना निकालना ही आता है। तो ऐसे में टाइगर को पसंद है वाटर बॉडीज, पानी के पास रहना। अगर थोड़ा सा भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो इमिडिएटली पानी में। इसीलिए भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में टाइगर दिन भर आराम करता है ना? क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट अच्छे से नहीं कर पाता है। तो कुल मिला के पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि टाइगर एक पार्टिकुलर कंडीशंस में ही निवास करेगा। ठंडे इलाके में टाइगर सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर पाना उसके लिए मुश्किल काम है। तो उसका एक कंडीशन है। अब जहां टाइगर नहीं सर्वाइव कर पाएगा वहां चीता सर्वाइव करेगा। चीते को ये बात समझ में आ गई कि मैं सर्वाइव अगर मुझे करना है तो मुझे वो टेरेन खोजना पड़ेगा, वो क्षेत्र खोजना पड़ेगा जहां टाइगर ना सर्वाइव कर पाए। तो चीते का जो टेरिटरी होगा वो टेरिटरी होगा जो टाइगर की टेरिटरी नहीं हो सकती है, तुलनात्मक रूप से सेमी एरिड कंडीशंस। इसलिए आप देखेंगे कि टाइगर या जो चीता है मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में पाया जाता है, सूखेग्रस्त क्षेत्र में, कूनो नेशनल पार्क, है ना? चलिए, ये सब बातें बाद में होंगी, एडवांस क्लासेस में इसकी चर्चा करेंगे। कुल मिला के पॉइंट ये है कि वेगनर ने एक जीव खोजा, जीव या जीवाश्म खोजा या फॉसिल के एविडेंसेस खोजे जिसका नाम था लेमोरिया। लेमुरिया नाम का एक जो जीव है जो एंशिएंट पीरियड में भारत में भी पाया जाता था, भारत के खास करके सदर्न हिस्से में और वेस्टर्न हिस्से में, मेडागास्कर में भी पाया जाता था और अफ्रीका में भी पाया जाता था। और ये और इसके बीच में जब भारत इससे टूट करके आगे बढ़ा तो मेडागास्कर और भारत के बीच में एक बड़ा जमीन का हिस्सा समुद्र में डूब गया, जिसको जिसको ये जीव का नाम है लेमूर, और जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसको कहते हैं लेमोरिया। तो भारत प्लस मेडागास्कर, और भारत, आज भारत ऊपर है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा हिस्सा जमीन का जो समुद्र में डूबा हुआ है उसका नाम है लेमोरिया। जब ओशियन में गोते लगाए गए और वहां पर फॉसिल एविडेंसेस क्रिएट किए गए तो वहां भी लेमोरिया मिला, लेमूर नाम का जीव मिला, मेडागास्कर में भी मिला, अफ्रीका में भी मिला और भारत में भी मिला। इसके अलावा कहीं नहीं मिला। इसका मतलब इस जीव का जो क्षेत्र था ये भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका था, और आज ये तीनों हजारों हजार किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं और बीच में समुद्र में भी डूबा हुआ है। इसका मतलब है कि कभी ये पास में रहे होंगे और इस क्षेत्र में लेमूर नाम का एक जीव रहता होगा। क्लियर है? और आज ये तीनों एक दूसरे से दूर है। महाद्वीपों का विस्थापन होता है, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। ये 5 मेजर तर्क हैं जो वेगनर ने दिए। जिग्स ऑफ फिट पहला इंपॉर्टेंट तर्क, दूसरा टिलाइट का, तीसरा एज ऑफ रॉक्स के बारे में इन्होंने चर्चा किया जो कि एक महत्वपूर्ण पक्ष था। इसके साथ ही साथ इन्होंने फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, और एक जो इंपॉर्टेंट पक्ष इन्होंने या एक इंपॉर्टेंट तर्क इन्होंने दिया वो था प्लेसर निक्षेप या प्लेसर डिपॉजिट्स। चलिए, इतना हम लोगों ने समझ लिया, इतना एक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बना लिया। अब लेमूर के साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे फॉसिल के एविडेंसेस निकाले, जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका, जैसे अफ्रीका के पूर्वी हिस्से, ईस्टर्न पार्ट, और भारत के वेस्टर्न पार्ट में इन्होंने लेमूर नाम का एक जीव खोजा। ऐसे ही अफ्रीका का वेस्टर्न हिस्सा, वेस्ट वाले हिस्से में, और साउथ अमेरिका के ईस्ट वाले हिस्से में एक इन्होंने जीव खोजा। उस जीव का नाम है मेसोसोरस, लिखा होगा यहाँ कहीं, सॉरी। वो जीव खोजा इन्होंने कौन सा? मेसोसोरस। अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में और ब्राजील के पूर्वी हिस्से में, है ना?
यहाँ पर इन्होंने एक जीव खोजा जिसका नाम है मेसोसोरस। मेसोसोरस एक ऐसा जीव है जो आर्द्र इलाकों में, आर्द्र मतलब जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, उन हिस्सों में रहना पसंद करता है और मीठे पानी में रहता है। तो जब इनको जोड़ा गया, है ना, दोनों को, एक तो दोनों महाद्वीपों में जिग्स ऑफ इट है, तो जब इनको जोड़ा गया तो ये मेसोसोरस नाम का जीव सेम उम्र का इन दोनों ही जगहों पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि ये दोनों जगह की जलवायु कभी एक जैसा, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसे रहे होंगे और यहाँ पर ये आर्द्र या यहाँ ह्यूमिड कंडीशंस रहे होंगे और आज दोनों हिस्से आज हजारों किलोमीटर एक दूसरे से दूर है और ये छोटा सा जीव ये इस महासागर को क्रॉस करके, है ना, अफ्रीका से साउथ अमेरिका तो गया नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि कभी ये आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ये इनके एविडेंसेस हैं, ये इनके साक्ष्य हैं जो कि वेगनर ने दिए। ये आपको ध्यान में रखना है। और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं, जैसे ग्लोसोपेट्रिस है, एनसीईआरटी में उसकी चर्चा नहीं की गई है, तो आने वाले समय में एडवांस क्लासेस में और विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एविडेंसेस थे। अब जब इन्होंने ये सारे एविडेंसेस दे दिए तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनसे सवाल पूछा कि चलिए मान लेते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं और आपके साक्ष्य, आपके एविडेंसेस बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो मुझे ये बताएं आप कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि आज सारे महाद्वीप हजारों हजार किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, है ना, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट है। जैसे अगर मान लेते हैं यहीं पर देखें कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में 4000 किलोमीटर की दूरी है। 4000 किलोमीटर का ये अटलांटिक ओशियन है। इतना दूर ये दोनों महाद्वीप कैसे टूट करके, या गोंडवाना लैंड कैसे टूटा, वो फोर्स क्या था, वो बल क्या था। तो ऐसे में वेगनर अब जो दूसरी बात रखते हैं, एक तो साक्ष्य एविडेंसेस, जो दूसरी बात रखते हैं वो है फोर्स, वो बल क्या था जिसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ या कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए। तो आपको दो शब्द ध्यान में रखना है। ये जो दो शब्द आपके सामने हैं, एक शब्द का नाम है पोलर फ्लीइंग फोर्स। क्या नाम है? पोलर फ्लीइंग फोर्स, जो इन्होंने कहा, है ना। दूसरा इन्होंने कहा टाइडल फोर्स। दो शब्द। पोलर फ्लीइंग फोर्स को कई बार अपकेंद्रीय बल, है ना, इसको उत्प्लावन बल या भूमध्य रेखीय बल के नाम से भी जाना जाता है, इक्वेटोरियल फोर्स। अभी बताते हैं। पोलर फ्लीइंग फोर्स कहें या इक्वेटोरियल फोर्स कहें या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपकेंद्रीय बल कहा जाएगा, इक्वेटोरियल फोर्स को भूमध्य रेखीय बल कहा जाएगा, या उत्प्लावित या प्लावित, उत्प्लावित बल, बायंट फोर्स, तैरने वाला फोर्स, सब का मतलब एक ही है, पोलर फ्लीइंग फोर्स। एनसीईआरटी में केवल यही रखा गया, ध्रुवों से निकलने वाला एक बल, पोलर फ्लीइंग फोर्स। दूसरा जो नाम है वो है टाइडल फोर्स। टाइडल का मतलब क्या हो गया? चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो बल जनरेट होता है उसको कहते हैं ज्वार, ये टाइड्स। तो इन्होंने दूसरा जो तर्क दिया वो दिया टाइडल फोर्स। चलिए इसको देखते हैं। देखिए पहले इस बात को रख देते हैं कि ये दोनों ही फोर्स जो इन्होंने बताया, आगे चल करके साइंस ने इस बात को रिफ्यूट किया कि ये फोर्स से पॉसिबल ही नहीं है कि महाद्वीपों का विस्थापन हो, कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट हो, या बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी या गलतियां इसमें हमको, खामियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि वेगनर ने कहा क्या था। खामियों को मत सोचें आप, बस ये सोचें कि वेगनर ने क्या कहा था। कि यूपीएससी आपसे सवाल पूछे प्रारंभिक परीक्षा में या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में, तो एक तो यही पूछेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आप महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से क्या समझते हैं। गिव द एविडेंसेस, प्रमाण दें जिसके माध्यम से सिद्ध हुआ कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है। एंड व्हाट आर द फोर्सेस विच वेगनर हैज मेंशन्ड, वेगनर ने वो कौन कौन से बलों की चर्चा की जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों का विस्थापन या ड्रिफ्टिंग होता है। तो ये दो फोर्स है, पोलर फ्लिंग और टाइडल फोर्स। अगर आज वेगनर हमारे सामने होते और इन दोनों बलों के बारे में बता रहे होते तो किस तरीके से इसकी व्याख्या करते, चलिए देखते हैं, है ना। वेगनर ने दो प्रकार के बल की चर्चा की, जैसा मैंने पीछे बताया, पोलर फ्लिंग फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स, जिसको हिंदी में कई बार उत्प्लावन, पोलर फ्लिंग फोर्स को जैसे मैंने बताया उत्प्लावन बल भी कहा जाएगा, भूमध्य रेखीय बल भी कहा जाएगा, है ना। तो पहला देख लेते हैं जिसका नाम है पोलर फ्लिंग फोर्स या इक्वेटोरियल फोर्स, या इसको कई बार अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इमेजिन करें, सपोज करें वेगनर है हमारे साथ खड़े और इनसे कुछ सवाल कर रहे हैं हम कि ये बताइए कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे होता है। तो इन्होंने ये बात बताया कि देखिए, जैसे अगर आप इस अर्थ को देखें तो अर्थ का, अगर हम देखें तो ये अर्थ है, अर्थ बीच से
इक्वेटर के पास बल्ज की तरह है, फैला हुआ है और ऊपर से चपटा है। तो अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक तरीके से ये बात कहूँ आपसे कि ये जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ा सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल ये है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सर्कल का साइज छोटा 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 और छोटा होता जाएगा। अब इन्होंने ये बात ये कही कि देखिए, अगर हम अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है, और हम जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट घूम करके 24 घंटे में, ये पॉइंट घूम करके 24 घंटे में वापस यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस इतना लंबा कवर किया। सपोज करें अगर अर्थ पे ये वाला हिस्सा भी रोटेट कर रहा है, तो ये वाला सर्कल छोटा है और ये भी घूम करके 24 घंटे में ही यहाँ पर पहुंचता है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ के सभी, अगर हम कहें कि अर्थ के सभी अक्षांशों पे, या अगर हम कहें कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, उन सारे लैटिट्यूड्स पे जो मोमेंटम है या जो वेलोसिटी है या जो गति है घूमने की, वो समान नहीं है। क्यों? अगर पूरा अर्थ, अगर इमेजिन करें कि यहाँ सामने सूरज है और हम सूरज के चारों तरफ या सूरज के, है ना, 24 घंटे में चक्कर लगा लेते हैं, इसलिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ सूरज है, तो ये हिस्सा सूरज के सामने है तो दिन हो रहा है और यहाँ रात हो रही है। ये हिस्सा घूम करके वापस आ गया 24 घंटे में, है ना, 12 घंटे में यहाँ और 12 घंटे में यहाँ। यहाँ पर अगर ये पोजीशन है अर्थ का और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो ये भी घूम करके सेम सिचुएशन में आ जाएगा, सेम पोजीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुल घूमने का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, यहाँ पर कुल दूरी जो है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ रही है। यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 24 घंटे में 10,000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 24 घंटे में 5,000 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में 5,000 किलोमीटर ट्रेवल करके आप वापस उसी स्थान पे आ गए, और यहाँ पर 24 घंटे में 10,000 किलोमीटर, ये गोला बड़ा है तो 10,000 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ा 24 घंटे में। इसका मतलब है कि इस जगह की वेलोसिटी, गति तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, और अगर गति ज्यादा है तो यहां पर वैगनर ने ये बात कही, वैगनर ने ये बात कही कि कोई भी चीज छिटक करके बाहर निकलता है अगर वो सेंट्रीफ्यूगल घूमता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं खड़ा हूं तो कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं गोल गोल घूमने लगूं इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा गोल गोल घूमी और फिर रुकूं तो मैं छिटक करके दूर जाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर इन्होंने ये कहा, चूंकि विषुवत रेखा या इक्वेटर बहुत तेज गति से घूम रहा है, तो सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट यहीं पर हो रहा है, और बाकी के जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, उच्च अक्षांश हैं, उनकी गति धीमी है। तो यहाँ जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, इनकी गति कम है, तो ये सब खिंचे चले आ रहे हैं कहां पर? विषुवत रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल जो गति है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, इसलिए सब खिंच करके विषुवत रेखा के पास आ रहे हैं। इसी का नाम पड़ा पोलर फ्लीइंग फोर्स। पोलर फ्लीइंग मतलब ध्रुवों से निकल करके कहां पर जाना? विषुवत रेखा की तरफ। इसी को कई बार कहा गया इक्वेटोरियल फोर्स। इसी को कई बार कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो घूमने के कारण, तो नाम क्या पड़ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी को कहा गया उत्प्लावित बल, बायंट फोर्स, क्योंकि चीजें तैर करके विषुवत रेखा के पास आ रही। एक ये बात कही वैगनर ने। क्लियर है कि ये एक फोर्स है जिसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन होता है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। चलिए, लोगों ने जो भी सवाल किए होंगे वो बाद में देख लेंगे, लेकिन ये एक पक्ष है जो वैगनर ने कहा। दूसरा जो बात इन्होंने कहा वो ये कहा कि कुछ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप ऐसे हैं जो टूट करके वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और इसका तर्क इन्होंने ये दिया कि यार ये जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर यहां पर होगा, तो ये खींच नहीं पा रहा है, लेकिन अगर यहां पर होगा तो ये चीजों को अपनी तरफ खींचेगा। और जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है चांद का, जिसको हम कहेंगे टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल, इसके कारण इस अफ्रीका से टूट करके साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ गया, और नॉर्थ अमेरिका से टूट करके, या यूरोप से टूट करके जो नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्ट की तरफ आया। ऐसा इन्होंने कहा, वैगनर ने कहा कि ऐसा हुआ, जिसके कारण आज जो नॉर्थ अमेरिका है, आज जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अगर आज वेस्ट की तरफ है अफ्रीका से टूट करके, तो उसका मेजर रीजन है टाइडल फोर्स। तो लोगों ने उनसे जब पूछा कि यार बताइए कि महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, तो उन्होंने ये दो प्रकार के फोर्स या बलों की चर्चा की, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
या जिसको हम पोलर फ्रिंग फोर्स के नाम से जानते हैं पहला, और दूसरा जो है आपके सामने वो ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। ये दो पक्ष थे वैगनर के, कि वैगनर के सिद्धांत में, वैगनर की थ्योरी में जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो था एविडेंस, जो 5 एविडेंसेस मैंने आपके साथ चर्चा किया, और जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष था वो था फोर्स। अब एनसीईआरटी यहाँ ये नहीं बताता है कि वैगनर का ये फोर्स सही था, गलत था, है ना, इस सब की चर्चा नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा बस आपके सामने बात रखते हैं, बाकी एडवांस क्लासेस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो ये है कि इन्होंने जो पहला फोर्स कहा, था, वो पहला फोर्स कहा था पोलर फ्लिंग फोर्स, कि चीजें ध्रुवों से निकल करके विषुवत रेखा की तरफ आ रही, ऐसा इन्होंने कहा। तो मसला ये है कि अगर ऐसा है तो अंटार्कटिका और भारत की जलवायु कभी एक जैसी थी। दोनों के ऐसे फॉसिल के रेमिनेंट्स, जैसे ग्लोसोपेट्रिस नाम का एक वनस्पति या वेजिटेशन या एक फूल हमको मिला, जो अंटार्कटिका में भी मिला और भारत में भी मिला। तो ये जो ग्लोसोपेट्रिस नाम का एविडेंस है, अंटार्कटिका की आज जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं हो सकता। अगर कुछ हो सकता है तो केवल काई हो सकता है, जिसको मॉसेस एंड लाइकेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर अंटार्कटिका में ग्लोसोपेट्रिस मिला, भारत में ग्लोसोपेट्रिस मिला, वनस्पति का एक अवशेष, तो इसका मतलब है कि अंटार्कटिका कभी गर्म जगह में रहा होगा, क्योंकि ठंडे जगह पे वेजिटेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और इन्होंने ये बात कहा था कि चीजें उच्च अक्षांशों से, हायर लैटिट्यूड से विषुवत रेखा की तरफ आती है। तो इसका मतलब है कि अंटार्कटिका कभी गर्म जगह पे रहा होगा, और गर्म जगह पे रहा होगा तभी यहाँ पर वेजिटेशन रहा होगा। तो फिर ये इक्वेटर से ध्रुव पे कैसे गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई भी चीज ध्रुवों से, पोलर एरिया से इक्वेटर पे आएगी। तो इक्वेटर से अंटार्कटिका, है ना, साउथ पोल पे कैसे पहुंचा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका आंसर वैगनर सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं दे पाए, तो लोगों ने इनका क्रिटिसिज्म किया कि नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, गड़बड़ियां हैं, है ना। आने वाले समय में एडवांस क्लासेस में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सिमिलरली जो टाइडल फोर्स है, आज का करंट साइंस कहता है कि जो ज्वारीय बल की ऊर्जा है, जो ये फोर्स जनरेट कर रहा है, इससे फोर्स अगर 10,000 गुना भी ज्यादा होता, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स, तब भी पॉसिबल नहीं था कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ शिफ्ट किया जा सके। करंट साइंस प्रूव करता है कि ये फोर्स भी पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण ऐसा पॉसिबल हो पाए। तो वेगनर का जो सबसे कमजोर कड़ी है, जो सबसे लिमिटेशंस हैं, जो प्रॉब्लमेटिक इशू है, वो है इनका फोर्स। इनके जो साक्ष्य हैं वो अकाट्य हैं, एक तरीके से आप उनको नॉन रिफ्यूटेबल है, आप उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, है ना। वो सबसे सॉलिड चीजें हैं, ये सॉलिड प्रमाण है। और आगे चल करके साइंस के सामने एक बड़ा सवाल ये रहता है कि जो वेगनर के द्वारा एविडेंसेस दिए गए, वो इस बात की तरफ इशारा कर तो रहे हैं कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट तो करते हैं, ये बात तो तय है। चाहे वो जिग्स ऑफ फिट हो, चाहे एज ऑफ रॉक्स हो, चाहे प्रेशर निक्षेप हो, चाहे टिलाइट्स हो, चाहे फॉसिल के डिपोजिशन हो, ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन वो फोर्स क्या है, जहां पर वेगनर चूक गए, वेगनर समझ नहीं पाए, वेगनर या उस समय के करंट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्ञान की सीमा रही होगी, उस सीमा में इनके पास इस बल को समझने के लिए काफी सारे एविडेंसेस या जो भी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस या साइंटिफिक एविडेंसेस जो होंगे वो लिमिटेड थे। ऐसे में आगे चल करके जो मसला बनता है वो ये कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो इवोल्यूशन है, कि आगे चल करके लोग इसके बारे में सोचते हैं, सोचते ये हैं कि यार वेगनर सही तो है, महाद्वीप या ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में जुड़े तो थे। तो कुछ थिंकर्स आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो वेगनर की दिशा में सोचते हैं, उनके द्वारा जो यात्रा की गई थी उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का इवोल्यूशन होता है। तो 1912 में, 1912 में जो इन्होंने थ्योरी दिया, एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है ऑर्थर होम्स। ऑर्थर होम्स के द्वारा 1928-29 में एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है कन्वेक्शन करंट की थ्योरी, या जिसको हिंदी में संवहनीय धारा का सिद्धांत कहते हैं। और उन्होंने वो बल आइडेंटिफाई किया, वो फोर्स आइडेंटिफाई किया, जिसके कारण ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्टिनेंट्स आपस में ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो हमको थोड़ा सा अब जो पढ़ना पड़ेगा वो ये कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थ्योरी के बाद वो क्या क्या अध्ययन हुए, वो क्या क्या स्टडीज हुए, जिससे आगे चल करके ये प्रूफ हुआ, प्रमाणित हुआ कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। तो एक हमको पढ़ना पड़ेगा, एक जो हमको महत्वपूर्ण पढ़ना पड़ेगा वो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी या संवहनीय धारा का सिद्धांत। एक जो महत्वपूर्ण पक्ष था वो ये कि 1914 से 1918 के बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ,
तो प्रथम विश्व युद्ध में जो महाशक्ति थी उस समय वो ब्रिटिश थी, सबसे बड़ी मेजर पावर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में उसके जो उपनिवेश थे या सॉरी, जो कॉलोनीज थे, वो सारे कॉलोनीज इसी बात को बता रहे थे कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त नहीं होता, इतना उसका विस्तार था पूरा पश्चिम। उसको चुनौती दिया जर्मनी ने, है ना, 1914 से 1918 के बीच में। और अगर आप देखेंगे नक्शे में तो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में एक पतला सा सागर है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। जहां यूके है आज, यूके के नीचे जर्मनी है, जर्मनी के बीच में एक पतला सा सागर है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। और चूंकि पूरी दुनिया भर में यूके अगर एक महाशक्ति था, सबसे बड़ा औपनिवेशिक या कॉलोनियल पावर था, तो उसका मेन कारण था उसके पास नवल शक्ति, नेवी की पावर। तो जर्मनी ने 1914 से 18 के बीच में इस इंग्लिश चैनल के आसपास ये तय किया कि ब्रिटेन के जहाजों को डुबाना है। और इस पूरी प्रक्रिया में पनडुब्बी की शुरुआत होती है, सबमरीन्स। और सबमरीन्स, देखिए समुद्र में 200 मीटर की गहराई के बाद घना अंधेरा है, सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंच पाता है। बेसिकली सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो अंधेरा है। तो अगर आप 200 मीटर के नीचे अगर सबमरीन चल रहा है ना, तो वो देखेगा कैसे, और वो जो लाइट आप मारेंगे उससे कुछ खास दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में एक तकनीक की विकास हुई जिसका नाम है सोनार की तकनीक, साउंड एंड नेविगेशन रडार सिस्टम। कि साउंड वेव्स फेंकिए और साउंड वेव्स अगर कोई वस्तु है उससे टकरा करके वापस आएगी, तो साउंड की एक गति होती है, जितनी देर में वापस आ जाएगा पता चल जाएगा कि कोई वस्तु इतनी दूर में है। तो 1914 से 18 के बीच में ये जो पनडुब्बी या सबमरीन्स बने, और सबमरीन्स जो है वो इंग्लिश चैनल के आसपास ब्रिटेन के जहाजों को डुबाने के लिए शुरू हुए। उससे ये बात पता चली कि समुद्र का जो धरातल है वो समतल और सपाट ना होकर के उबड़ खाबड़ है ना। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर ज्वालामुखी आ रहा है या वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कहीं पर एकदम फ्लैट सरफेस है, कहीं पर गहरी खाई है। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला तो मसला ये था कि यार समुद्र ऐसा है क्यों, ओशियंस ऐसे हैं क्यों, ओशियन में लैंडफॉर्म्स क्यों हैं, फ्लैट क्यों नहीं है ना, माउंटेन कहाँ से आ गया ओशियन में, है ना, प्लेटू कहाँ से आ गया, डीप ट्रेंचेस, गहरे गर्त कहाँ से आ गए, ज्वालामुखी की क्रिया कैसे हो रही है वहां पर। ऐसे बहुत सारे सवाल उठे 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, और इन सवालों का आंसर खोजा गया। और इन आंसर्स को खोजने में एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण था, जिसने एक आंसर खोजा, उसका नाम था हैरी हेस। और हैरी हेस ने कुछ प्रमाण, कुछ एविडेंसेस ऐसे दिए जो कंप्लीटली नॉन रेफ्यूटेबल थे, और वेगनर के एविडेंसेस में फर्दर एडिशन थे। उस व्यक्ति का नाम था हैरी हेस, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण थ्योरी दिया जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा हमको सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो कि एनसीईआरटी में जितनी चर्चा की गई है, थोड़ा उतना समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वेगनर के बाद दो इंपॉर्टेंट अध्ययन होते हैं। एक अध्ययन होता है किसका, ऑर्थर होम्स के द्वारा, संवहनीय धारा का सिद्धांत। और एक इंपॉर्टेंट अध्ययन होता है वो हैरी हेस के द्वारा, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। और इसी बीच में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उस समय 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद 47-48 से 54 के बीच में, 1954 के बीच में दुनिया में पहले नक्शे प्रकाशित होने शुरू होते हैं, मैप्स प्रकाशित होने शुरू होते हैं। और उन मैप्स में दुनिया में पहली बार वॉल्केनोस, ज्वालामुखी और अर्थक्वेक का पैटर्न दिखाया गया। और जब वो पैटर्न सामने आया तो समझ में आया कि दुनिया भर में वॉल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक पूरी दुनिया में ना होकर के कुछ जगहों पे ही लिमिटेड है। उसका आंसर क्या है? तो ये तीन चार चीजें मिल करके, है ना, साइंस को आगे बढ़ाई कि फोर्स क्या है, वो ऑर्थर होम्स ने देख लिया। कुछ और एविडेंसेस जो है वो हैरी हेस ने देख लिया। और जो नक्शे बनाए गए उसमें अर्थक्वेक और वॉल्केनो का एक पैटर्न नजर आ रहा था, उसके सवालों के आंसर खोजे गए। जब इन तीनों सवालों के आंसर खोजे, या तीनों लोगों ने, या तीन प्रकार के ऐसे अध्ययन हुए, तो ये बात प्रूफ हुई कि इन सब के पीछे का जो रीजन है वो है महाद्वीपों का विस्थापन, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं। लेकिन कॉन्टिनेंट की जगह शब्द इस्तेमाल हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो अब हमें जो पढ़ना है, जो एनसीईआरटी चर्चा करता है, उसमें एक महत्वपूर्ण अध्ययन ऑर्थर होम्स, दूसरा एक महत्वपूर्ण अध्ययन जिसको हम कह सकते हैं हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। और इन दोनों और वेगनर के आधार पे कुछ ऐसी थ्योरी जो कंप्लीटली प्रूफ करती है और बताती है कि महाद्वीप कैसे, या कॉन्टिनेंट कैसे, या प्लेट कैसे ड्रिफ्ट करते हैं। थ्योरी है
प्लेट टेक्टोनिक्स, मैकेंजी, पार्गर, मॉर्गन जैसे लोग आते हैं और वो ये थ्योरी देते हैं और हमको इसकी कुछ मूल बातों को देखना और समझना है। ये हमारा विषय है, ये हमारा टॉपिक है जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। वेगनर मैंने आपके साथ कंप्लीट कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है आर्थर होम्स। 1928-29 में इन्होंने बड़ी गंभीरता से, एक ये अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से वेगनर को पढ़ा और वेगनर को पढ़ने के बाद इनको समझ में आया कि वेगनर बहुत हद तक सही है। इनके प्रमाण, इनके एविडेंसेस नॉन रेफिटेबल है, इनकी कमी इनका बल है, इनका फोर्स है। और 1928-29 में आर्थर होम्स एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है कन्वेक्शन करंट की थ्योरी, जिसको हम संवहनीय धारा के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिंपली ये बात कहा कि देखिए, अगर प्लेटें खिसक रही हैं या महाद्वीप खिसक रहे हैं तो इसके बल को दूर बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, चांद से खोजने की जरूरत नहीं है जिसका नाम क्या है, ज्वारीय बल या टाइडल फोर्स। इसका कारण है पृथ्वी का इनर हिस्से में उत्पन्न बल। इन्होंने ये कहा कि देखिए, पृथ्वी पे सभी जगह पे कोयला का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, लोहे का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, ऐसी जो रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। तो हो सकता है कि पृथ्वी के गर्भ में कहीं पर यूरेनियम की मात्रा ज्यादा हो, ऐसा पॉसिबल है। जैसे आज हम यूरेनियम के भंडार देखते हैं तो कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिसके पास सबसे बड़े यूरेनियम के रिजर्व्स हैं। पूरी दुनिया में यूरेनियम नहीं मिलता है, कुछ जगहों पे मिलता है। तो ऐसा हो सकता है पृथ्वी के अंदर ऐसे यूरेनियम के रिजर्व्स हो और ये यूरेनियम नेचुरली डीके और डिसइंटीग्रेट करेगा, और नेचुरली जब डीके और डिसइंटीग्रेट करेगा, टूटेगा, तो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, और हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा तो वो हीट गर्म होने के बाद कोई भी चीज, उसकी डेंसिटी कम होती है, उसका घनत्व कम होता है, घनत्व कम होने के बाद वो ऊपर आता है और इसी का नाम पड़ा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है वर्टिकल मूवमेंट, संवहन, है ना। संवहन का मतलब क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के होने के लिए किसी चीज का गर्म होना, गर्म होकर के ऊपर उठना जरूरी है, और ऊपर से नीचे आने के लिए उसका ठंडा होना जरूरी है ना। इसको कहता है कन्वेक्शन या संवहन। अभिवहन या एडवेक्शन का मतलब है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जैसे मैं अभी चल रहा हूं, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये कहूंगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्या कहूंगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्लियर है। तो यहां पर एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है संवहनीय या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कमी थी वो बहुत हद तक ऑर्थर होम्स के द्वारा सही की गई, और उन्होंने कहा कि जो फोर्स है जिसके कारण प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है उसका मूल कारण है संवहनी धारा का सिद्धांत। इतनी बात एनसीईआरटी में कही गई है। मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन कर देता हूं, एडिशन ये कर देता हूं कि देखिए, जब भी नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा तो जो ऊपर लिथोस्फेयर है, जो मैंने आपके साथ पहली क्लास में चर्चा की थी क्रस्ट मेंटल कोर में, तो जो लिथोस्फेयर होगा, जो 100 किलोमीटर का एक परत होगा, इसके ऊपर जब नीचे से फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो यहाँ कौन सा फोर्स कहेंगे, पुश, और पुश करेंगे तो यहां से टूटेगा, टूटने के बाद ये प्लेट इधर खिसकेगा और ये वाला प्लेट इधर मूव करेगा। क्यों, पुश, इसको कहा गया रिज पुश। और देखिए, कोई भी चीज जब ऊपर जाता है, अगर स्रोत यहां पर है, गर्म यहां पर हो रहा है, जैसे इसको ऐसे इमेजिन करें कि हम दूध गर्म कर रहे हैं, और दूध गर्म कर रहे हैं तो दूध जहां बर्नर रखा हुआ है, जब दूध गर्म होगा तो दूध ऊपर जाता है और उसके बाद दूध नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, क्योंकि ऊपर वो जो बर्तन है उसका तापमान ऊपर वाले हिस्से में कम है, कम होने से वो नीचे वाले की तुलना में ठंडा है, और ठंडा है तो घना होगा, डेंसर होगा, नीचे बैठेगा। सेम चीज पृथ्वी के अंदर हो रहा होगा। जो मैग्मा का सोर्स होगा, जहां पर मैग्मा की उत्पत्ति हो रही होगी, वहां पर इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आएगा वो तुलनात्मक रूप से ठंडा होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, नीचे वाले मैग्मा की तुलना में घना होगा, वो नीचे आना शुरू करेगा। तो एक ऐसा मूवमेंट शुरू होगा, तो पहले यहां जाएगा और जा करके क्या करेगा, इसमें क्रैक क्रिएट करेगा, और क्रैक क्रिएट करेगा तो जब ये मैग्मा नीचे आ रहा होगा तो इस प्लेट को अपने साथ इधर खींचेगा और ये वाला हिस्सा इधर खींचेगा। इस पूरी प्रक्रिया में प्लेटों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, है ना। या प्लेट या महाद्वीप मूव करने शुरू हो जाएंगे, ये आर्थर होम्स ने कहा, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है संवहन की धारा। पृथ्वी के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है बेसिकली, क्यों, नीचे जाने से तापमान बढ़ता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों का तापमान बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा हो सकता है, बेसिकली क्यों, क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा ज्यादा होगी। इस बात को दुनिया के अधिकतर साइंटिस्ट ने स्वीकार किया कि हाँ, ये पॉसिबल है और इसके कारण ऐसा हो सकता है।
तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी कन्वेक्शन करंट की थ्योरी। चलिए, तो ये संवहनी धारा का सिद्धांत था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जो इस बात को बताते हैं कि हाँ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। जैसे जैसे ओशन फ्लोर की जो मैपिंग हुई है ना, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, जो आपको स्टोरी बता रहे थे, तो उसमें पता चला कि यार जो ओशियन है वो फ्लैट सरफेस ना होकर के ऐसा कुछ उबड़ खाबड़ है। कहीं पर हम देख रहे हैं कि ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो माउंटेन सिस्टम बना हुआ है, कहीं पर ऐसे डीप ट्रेंचेस हैं, गहरे गर्त हैं, कहीं पर ये स्लोपिंग सा सरफेस है, कुल मिलाकर के उबड़ खाबड़ है। ऐसे बहुत सारे अध्ययनों ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर जो समझ में आया कि जो ओशियन का फ्लोर है, जो महाद्वीपों का फ्लोर है, 1914 से 18 के बीच में सोनार के अध्ययन के माध्यम से, कि जो ओशियंस हैं वो ओशियंस का सरफेस फ्लैट ना होकर के उबड़ खाबड़ है, कुछ ऐसा है जैसा आपके सामने इमेज में नजर आ रहा है। अगर ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो ये ब्राउन कलर को आप लैंड मान लीजिए, ब्राउन कलर को क्या मान लीजिए, लैंड। और इसके बाद जो पानी शुरू होगा तो यहां पर पता चला कि जो समुद्र है उसका कुछ हिस्सा कोस्ट के पास फ्लैट होता है, फिर हाई स्लोप होता है, फिर कुछ एरिया होता है, तो इसी का नाम पड़ा कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप राइज। ये सब महाद्वीप का ही हिस्सा जो समुद्र में डूबा हुआ है। विस्तार से ओशन वाली क्लास में चर्चा करेंगे। फिर देखा गया कि यार ओशन के अंदर ऐसे माउंटेन सिस्टम है ना, वॉल्केनिक माउंटेन्स है। देखा गया ऐसे क्रैक्स पड़े हुए हैं, दरारें पड़ी हुई हैं। देखा गया कि इन दरारों से ज्वालामुखी आ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ओशन की मैपिंग हुई, तो ओशन की मैपिंग से क्या पता चला, मैपिंग से पता चला कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का मतलब ये है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप और राइज, जो निक्षेपण हुआ, जो इस ढाल से जो भी निक्षेपण या इरोजन होगा, इस जगह पे जाके उसका डिपोजिशन हो गया। तो इन सारे हिस्सों को कहा गया कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप और डीप सी या कॉन्टिनेंटल राइज। इन सब को हमने कहा कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना, एक पता चला, समझ बनी। इससे आगे बढ़े तो पता चला कि है ना, इस मार्जिन के बियॉन्ड गहरा समुद्र का मैदान है, प्लेन एरिया है, डीप सी प्लेन्स। लेकिन ये डीप सी प्लेन फ्लैट नहीं है। फ्लैट ना होकर के हमको इसमें बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं यार ऐसी, है ना। यहाँ पर ऐसे ट्रेंचेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हमको बहुत सारे पीक्स नजर आ रहे हैं, है ना, या इसमें खूब सारा मैग्मा बाहर से निकल रहा है। ये सब चीजें हमको मालूम चली, और मालूम चली तो ऐसी स्थिति में ओशनिक सिस्टम के बारे में ऐसे बहुत सारे सवाल उठे कि यार ये सब बना कैसे, इन सब का फॉर्मेशन कैसा हुआ है। और इन्हीं सब को जानने समझने की क्रिया में, है ना, प्लेट के मूवमेंट की भी समझ हमारी बढ़ती है। तो यहाँ पर एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात पता चली वो ये कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में अगर आप कहेंगे तो एक कनेक्टेड सिस्टम है 70,000 किलोमीटर लंबा, 70,000 किलोमीटर लंबा, जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच से होता हुआ इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, सारे ओशियंस को कवर करता है और सब आपस में कनेक्टेड है। और यहाँ पर लगातार मैग्मा बाहर निकल रहा है, उस मैग्मा के निक्षेप से, डिपोजिशन से माउंटेन बना है जिसको रिजेस कह सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे लंबा चेन ऑफ माउंटेन्स है जिसको मिड ओशियनिक रिजेस के नाम से जाना गया। मध्य अटलांटिक कट या मिड ओशियनिक, समुद्र के बीचों बीच हमको ऐसे रिज के सिस्टम पूरे ओशियंस में देखने को मिलते हैं। इसकी लंबाई 70,000 किलोमीटर है। तो सवाल उठा ये बना कैसे, इसके बनने की क्रिया क्या है, क्लियर है। और इसी प्रोसेस में ये सब जो चीजें बनी, या ये सब जो सारे एविडेंसेस आ रहे थे 14 से 18 के बीच में, और 1954 में पहली बार दुनिया का एक मैप बना जिसमें वॉल्केनो और अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाया गया कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कैसे है। तो एक बहुत ही क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला कि एक पैटर्न है, दुनिया में जितने भी वॉल्केनोज हैं वे एक पार्टिकुलर एरियाज में होते हैं, एक पार्टिकुलर एरियाज में होते हैं, एक पार्टिकुलर एरियाज में होते हैं, उनका कंसंट्रेशन है, एक पैटर्न है। तो साइंस इस सवाल का भी आंसर खोजने की कोशिश करेगा कि यार दुनिया भर में क्यों वॉल्केनोज नहीं आ रहे, दुनिया भर में अर्थक्वेक क्यों नहीं आ रहे, कुछ ही जगहों पे सेंट्रलाइज्ड क्यों है, कुछ ही जगहों पे लोकेटेड क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया भर में जितने भी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसका 75 to 80% हिस्सा महासागरों के चारों तरफ है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। और प्रशांत महासागर का एक ये किनारा
और दूसरा किनारा ये। तो हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ, इसी का नाम है रिंग ऑफ फायर, है ना। जैसे मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है तो इसको रिंग कहेंगे, तो नाम भी सही है, रिंग ऑफ फायर। अंगूठी पहनते पहनते ही जीवन में आग लग जाती है, तो कुछ वैसा ही समझ लीजिए, है ना। एक नाम दिया गया, क्या, रिंग ऑफ फायर, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनिक और अर्थक्वेक आते हैं पैसिफिक ओशन के चारों तरफ। सवाल है क्यों, ऐसा क्यों? 70 to 80% पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है, क्यों? इन सवालों का जब आंसर खोजा गया तो वैगनर सही होते बहुत हद तक, कि हाँ, इसका कारण कहीं ना कहीं प्लेटो के मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारे एविडेंसेस निकल करके आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल रही थी, इन सब का व्याख्या या इनके एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत हमको थी। और इस एक्सप्लेनेशन के प्रोसेस में एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है हैरी हेस। वैगनर के अंदर कमी थी। वैगनर ने बताया तो कि एविडेंसेस हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, कैसे हुआ, फोर्स क्या है, बल क्या है, वहां पर वैगनर कमजोर थे। ही लैक्ड द मैकेनिज्म। और 1914 से लेकर के 54 के बीच में नए एविडेंसेस आए। वो नए एविडेंसेस वैगनर को अगर मिल जाते तो वैगनर उसी समय अपनी थ्योरी को सही कर लेते, लेकिन वैगनर के बाद ये सब बातें आती हैं। वैगनर 1929-30 के आसपास गुजर जाते हैं, है ना। ग्रीनलैंड के एक मिशन पे गए हुए थे, आर्कटिक ओशन, चूंकि क्लाइमेट के एक्सपर्ट थे तो अध्ययन करने के लिए गए हुए थे नॉर्थ पोल की तरफ, तो उसी एक्सपेडिशन के प्रोसेस में वो गुजर जाते हैं। तो वैगनर के बाद बहुत सारे अध्ययन होते हैं, जैसे 20 के दशक में लास्ट में हैरी ऑर्थर होम्स का कॉन्सेप्ट आता है, संवहनी धारा का सिद्धांत आता है। इको साउंडिंग की तकनीक के माध्यम से पूरे ओशन के फ्लोर की मैपिंग हो जाती है, और बहुत सारे डीप सी ड्रिलिंग होते हैं, दुनिया भर के नक्शे बनते हैं, उन सब में एक पैटर्न नजर आता है। उससे नए आंकड़े, नए तथ्य, नए एविडेंसेस नजर आते हैं। और जो करंट एविडेंसेस या करंट एविडेंसेस जो नजर आए, उसके बेसिस पे, है ना, दोबारा से एक तरीके से री एनर्जाइज हुआ, है ना, वर्ल्ड रीथिंक किया उन्होंने वैगनर को। और इस पूरे प्रोसेस में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हैरी हेस, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये पूर्णतः इस बात को प्रमाणित करता है कि वैगनर सही थे, महाद्वीपों का विस्थापन होता है, चीजें मूव करती हैं। तो ऐसे में हमको समझना पड़ेगा कि हैरी हेस ने क्या बातें रखी, या जो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज हुए जिसमें हैरी हेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसमें उन्होंने जो पहली बात रखी वो ये कि ऑर्थर होम्स ने एक बात रखी थी। ऑर्थर होम्स ने कहा था कि दुनिया में संवहनीय धाराएं होंगी, कन्वेक्शन करंट्स होंगे, और सब जगह नहीं होंगे, दुनिया में कहीं कहीं पर होंगे, और वहां से लगातार मैग्मा बाहर आ रहा होगा, और जहां से बाहर आएगा वहीं प्लेटें दूर जाएंगी, वहीं से मूवमेंट होगा। ऑर्थर होम्स से कहा गया कि आप वो जगह खोज के बताएं। तो ऑर्थर होम्स ने कहा कि मैं थ्योरी दे सकता हूं, प्रमाण आप खुद खोजें। और इस प्रमाण को खोजा जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था हैरी हेस। और उन्होंने खोज निकाला अटलांटिक महासागर में जो एविडेंसेस आ रहे थे, उन्होंने बताया कि हाँ, मेंटल प्लूम, प्लेटें अगर खिसकेंगी तो इस जगह से खिसकेंगी। क्यों? क्योंकि यहां से मैग्मा बाहर आ रहा है, जैसा ऑर्थर होम्स ने कहा था। तो ऑर्थर होम्स ने तो थ्योरी दी कि जहां से मैग्मा बाहर आ रहा होगा, प्लेटें यहां से एक दूसरे से खिसक रही होंगी। तो इसको लॉजिकली सोचिए कि अगर मैग्मा यहां से बाहर आ रहा है सपोज करिए कि अगर मैग्मा यहां से बाहर आ रहा है और प्लेटें यहां से खिसक रही होंगी, तो इस जगह पे न्यू रॉक फॉर्मेशन हो रहा होगा, और इससे दूर जाए तो चट्टानों की उम्र बढ़नी बढ़नी और बढ़नी चाहिए। ऑर्थर होम्स ने ये तथ्य एविडेंसेस एकत्रित नहीं किए, लेकिन अगर ऑर्थर होम्स सही थे तो जहां पर मेंटल प्लूम बाहर आएगा वहां पर न्यू रॉक फॉर्मेशन, और उससे दूर जाएंगे तो चट्टानों की उम्र बढ़नी बढ़नी और बढ़नी चाहिए। तो यहां पर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच हैरी हेस ने जो देखा वो था मध्य अटलांटिक कटक या मिड ओशियनिक रिज, है ना, जो पीछे आपको एक डायग्राम दिखा रहे थे ये मिड ओशियनिक रिज, महासागरों के बीचों बीच। हैरी हेस यहां गोता लगाते हैं, है ना, कि अगर यहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होंगी या मेंटल प्लूम आ रहा होगा बाहर, तो यहाँ न्यू फॉर्मेशन होगा, और ये मेंटल प्लूम इनको धकेलेगा तो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो एक वॉल्केनिक, या आप कह सकते हैं ऐसा कटक खोजा गया अटलांटिक के बीचों बीच। और जब इस अटलांटिक के बीचों बीच ये कटक खोजा गया तो हैरी हेस ने जो अगला काम किया वो ये काम किया कि यार, अगर मैग्मा बाहर आ रहा है इस जगह पे, इस जगह से अगर मैग्मा बाहर आ रहा है तो यहाँ पर न्यू फॉर्मेशन होगा,
और अगर ये मैग्मा बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, पुश कर रहा है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, पुल होगा, तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, और दूर जाएंगी तो यहाँ पर सबसे नवीन चट्टान होना चाहिए, न्यू रॉक्स होना चाहिए, और यहाँ से दोनों तरफ दूर जाए तो ये हिस्सा कभी यहाँ रहा होगा, तो दोनों की उम्र बढ़नी चाहिए, और दूर जाए तो बढ़ना चाहिए, और दूर जाए तो बढ़ना चाहिए, और दूर जाए तो बढ़ना चाहिए। तो हर 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ कुछ आंकड़ों की जरूरत थी, और हैरी हेस ने वो आंकड़े एकत्रित किए, और एकत्रित करके ये प्रमाणित किया, सिद्ध किया कि ये जो जगह है आज जहां पर है, अगर आप इससे दूर जाएंगे दोनों तरफ तो चट्टानों की उम्र बढ़ती जाएगी, और दूर जाएंगे और बढ़ती जाएगी, जितना उम्र इधर होगा उतना ही उम्र उधर होगा। इसका मतलब ये दोनों कभी यही रहे होंगे, और आज जो मैग्मा बाहर आ रहा है इसने इनको पुश किया, थ्रो किया, है ना, कौन सा, है ना, पुश के बाद पुल किया जाएगा, प्लेट एक दूसरे दूर जाएंगे। तो यहां पर अटलांटिक के बीचों बीच हैरी हेस ने जो आंकड़े एकत्रित किए मध्य अटलांटिक कटक के मिड ओशनिक रिज से, और फिर उसके रॉक के एजिंग का जो अध्ययन किया, उससे ये प्रमाणित हुआ कि इस जगह पे नए रॉक बन रहे हैं, नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, और इससे दोनों तरफ समान उम्र की चट्टानें मिल रही हैं। इसका मतलब कभी यहां रहे होंगे और आज ये पुश कर दिए गए, प्लेटों का विस्थापन हो रहा है, महाद्वीप मूव कर रहे हैं। शानदार प्रमाण है। इसका मतलब है कि ऑर्थर होम्स का जो मेंटल प्लूम है वही रीजन है जिसके कारण प्लेटें मूव कर रही हैं, क्योंकि दोनों को सिंक कर दिया हैरी हेस ने, दोनों को जोड़ दिया। ये दूसरा प्रमाण था। तीसरा इन्होंने ये बात कहा, तीसरा हैरी हेस ने जो एक और फाइंडिंग दिया, एक और तर्क दिया, एक और साक्ष्य दिया, वो ये कहा, सिंपली ये बात रखी कि देखिए मसला ये है कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जब मैं आपके साथ क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में चर्चा कर रहा था पहली क्लास में, चैप्टर नंबर 2 पे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, तो मैंने आपको यही बात कहा था कि क्रस्ट दो प्रकार का होता है, एक महाद्वीपीय क्रस्ट और एक महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट, सॉरी, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट में के ऊपर पानी नहीं है, पानी नहीं है तो ये क्रस्ट फैला हुआ है, तो इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है, लेकिन इसका घनत्व तो कम है। अगर हम महासागरीय क्रस्ट की बात करें तो उस क्रस्ट के ऊपर 4 किलोमीटर की औसत गहराई का समुद्र है। औसत गहराई समुद्र की 4 किलोमीटर है, 4000 मीटर है। तो उस 4000 मीटर या 4 किलोमीटर के पानी के भार के कारण क्रस्ट का संकुचन होगा, और क्रस्ट का संकुचन होगा, क्रस्ट की मोटाई कम हो जाएगी, लेकिन घनत्व बढ़ जाएगा। और घनत्व बढ़ जाएगा तो ऐसे में जब प्लेटें मूव करेंगी, जब प्लेटें मूव करेंगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जाकर के महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट के साथ टकराएगा, और टकराएगा टकराएगा तो क्षेपण यानी कि कौन नीचे जाएगा, सबडक्ट कौन होगा, जिसका घनत्व ज्यादा होगा। और घनत्व ज्यादा होगा तो महासागरों के किसी भी हिस्से में, जैसे अगर मैं यहां जाऊं, जैसे ये वाला देखूं, तो अगर मैं जाता जाऊं आगे बढ़ूंगा, तो आगे जाकर किसी ना किसी महाद्वीपीय क्रस्ट के साथ टकराऊंगा, और टकराऊंगा तो चूंकि इसका घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि पानी का ऊपर भार भी होगा, तो ये वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, क्षेपित हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर प्लेटों का मूवमेंट होता है, अगर प्लेटों का मूवमेंट होता है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमको ये भी एविडेंसेस खोजने पड़ेंगे कि दुनिया में सबसे पुरानी चट्टानें महाद्वीपों पे मिलनी चाहिए, और महासागरों का जो सबसे पुराना हिस्सा होगा वो कहीं ना कहीं किसी प्लेट के नीचे नीचे जाकर के सबडक्ट होता होगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो ये भी प्रमाण मिला कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी महासागर के नीचे, ओशियन के नीचे जो प्लेट है जिसका नाम ओशियनिक क्रस्ट है, वो 200 मिलियन ईयर से पुराना नहीं है। यानी कि 200 मिलियन साल में वो आगे जाते 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 किसी न किसी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाएगा, है ना, सबडक्ट हो जाएगा। और चूंकि महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व तो कम है ना, डेंसिटी कम है, तो ये क्या होंगे, ये ऊपर ही रहेंगे, एक बार बन गए तो जल्दी से नीचे सबडक्ट नहीं होंगे। इसलिए दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन अगर कहीं मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए कॉन्टिनेंट्स पे। फॉर एग्जाम्पल अभी अरावली न्यूज में था, अरावली वर्ल्ड के सबसे पुराने चट्टानों में से एक है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम में से एक। तो ये भी इस बात को बताता है कि ओशियन क्यों 200 मिलियन साल से पुराने नहीं मिल रहे हैं, और महाद्वीप के चट्टाने क्यों सबसे प्राचीन मिल रही हैं। इसका मतलब है कि महासागरीय क्रस्ट बन तो रहा है, लेकिन मूवमेंट होने के कारण डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए 200 मिलियन साल से ज्यादा पुरानी चट्टानें हमको महासागरों के नीचे नहीं मिलती। अगर मिल जाए तो थ्योरी गलत हो जाएगी,
लेकिन दुनिया में कहीं पर भी ऐसे प्रमाण मिलने नहीं। इसका मतलब है कि महाद्वीपों का विस्थापन या कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट होता है। ये तीसरा प्रमाण। एक और जो फाइंडिंग पता चली वो ये, इसी में समुद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि देखिए अगर समुद्र का क्रस्ट अत्यंत प्राचीन होता, मान लेते हैं कि जितना पुराना अरावली है, मतलब आज से लगभग 200 से 250 करोड़ साल पुराना होता, तो 200 से 250 करोड़ साल अगर समुद्र पुराना होता या समुद्र का महासागरीय क्रस्ट पुराना होता, तो इतने करोड़ सालों में जो महासागर की लहरें उसमें बह रही हैं, तो उसके ऊपर जो निक्षेपण होता, डिपोजिशन होता सैंड का, सिल्ट का या सेडिमेंट्स का, वो बहुत मोटा होता। लेकिन दुनिया में मतलब बहुत मोटा होता मतलब इतना मोटा होता, लेकिन कहीं पर भी हमको इसका जो डिपोजिशन की थिकनेस है वो बहुत ज्यादा मोटी नहीं देखने को मिलती है। इसका थिकनेस बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड थिकनेस है, बहुत ही लिमिटेड थिकनेस है। तो ये इतना लिमिटेड थिकनेस क्यों? बेसिकली इसलिए क्योंकि जो भी पुराना महासागरीय क्रस्ट है उसका तो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। 200 मिलियन साल, 200 मिलियन का सिंपल मतलब क्या हो गया, 20 करोड़ साल से ज्यादा पुराना ओशियनिक क्रस्ट मिलता ही नहीं। और अरावली 250 करोड़ साल, है ना, जस्ट इमेजिन करें। तो इसका मतलब है कि अगर समुद्र 250 करोड़ साल तक अगर वो क्रस्ट एग्जिस्ट कर जाता तो उसके पर निक्षेप सेडिमेंट का लोड ज्यादा होता। लेकिन कहीं पर भी जितना हमने एक्सपेक्टेशन किया, साइंस ने सोचा कि पिछले 250 करोड़ सालों में अगर हमको कहीं पर ओशियन का क्रस्ट मिल जाए तो उसमें डिपोजिशन इतना होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी डिपोजिशन उतना मिलता नहीं। इसका मतलब है कि क्रस्ट बनते हैं और कहीं पर जाकर के सबडक्ट हो जाते हैं। ये भी जो डिस्कवरी है ओशियन के सेडिमेंट्स की, इसने भी इस बात को प्रूव किया कि कहीं पर भी इतना मोटा थिकनेस क्यों नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब है कि क्रस्ट बनने के बाद डिस्ट्रॉय हो रहा है। नहीं तो थिकनेस की मोटाई 250 करोड़ सालों की तुलनात्मक रूप से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पक्ष है जो कहता है कि प्लेटों का मूवमेंट होता है। इसी के साथ साथ हम जब दुनिया भर में देखते हैं कि अर्थक्वेक का, भूकंप का पैटर्न, भूकंप के बारे में एनसीईआरटी ने तो बहुत लिमिटेड ही बात की है ना, एडवांस क्लासेस में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें यह है कि दुनिया भर में जितने भी भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं उसमें यह है कि जहां पर प्लेटें आपस में टकरा करके नीचे जा रही हैं उसकी गहराई ज्यादा होगी, और गहराई ज्यादा होगी तो वहां जो भूकंप आएंगे वो ज्यादा गहरे आएंगे। जैसे इसको देखें, दुनिया भर में प्लेटें जहां पर टकराती हैं, टकराने के बाद अगर वो नीचे जा रही हैं तो वहां पर अर्थक्वेक डीप होंगे, डीप फोकस अर्थक्वेक। और जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं वहां का अर्थक्वेक जो होगा, जो जिस गहराई से आएगा, आपसे लास्ट क्लास में भी चर्चा किए थे, फोकस। फोकस का मतलब है कि वो पॉइंट जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो दुनिया में हम कुछ जगहों पे देखते हैं जहां पर भूकंप की गहराई या फोकस की गहराई ज्यादा है, और कुछ जगहों पे देखते हैं वहां पर फोकस की गहराई कम है। इसका मतलब है जहां प्लेटें टकरा रही हैं और नीचे जा रही हैं वहां गहराई ज्यादा है, फोकस डीप है। और जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, वहां पर फोकस की गहराई या अर्थक्वेक की गहराई कम है। जब ये अध्ययन हुआ तो इससे भी पता चला कि ये पैटर्न क्यों है। ये पैटर्न इसलिए है क्योंकि प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कैसा? कहीं पर टकराना और कहीं पर दूर जाना, है ना। तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि जो अर्थक्वेक का डेप्थ का पैटर्न है, गहराई का पैटर्न है, वो पूरी दुनिया में समान नहीं है। कहीं पर डीप फोकस है, कहीं पर शैलो फोकस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लेटों के मूवमेंट से जुड़ा हुआ ये पक्ष है। इसका मतलब है कि प्लेटें या कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। ये कुल बात थी जो हैरी हेस ने कही, और कुछ जो एविडेंसेस मिले उसके माध्यम से हमको पता चला, और इससे ये प्रूफ होता है ना, ये तय होता है कि हाँ, ये मेंटल प्लूम ही है जिसके कारण ऐसा होता है। और ऐसा हो रहा है तो ये सारे जो एविडेंसेस है ये फर्दर प्रूफ करते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन या कॉन्टिनेंट्स का विस्थापन होता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि 1912 में वैगनर ने कुछ बात कही, 1928-29 में आकर के ऑर्थर होम्स ने कुछ बात कही, और 1960 के आसपास हैरी हेस ने कुछ बात कही। ये तीनों बातें बिखरी हुई थी, अलग अलग समय में कही गई थी। अब दो तीन व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। ये तीनों लोग क्या करते हैं, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये वैगनर को भी पढ़ते हैं, ऑर्थर होम्स को भी पढ़ते हैं, है ना, और हैरी हेस के द्वारा जो बात कही जा रही थी उसको भी पढ़ते हैं, और इन सब को मिलाकर के कहते हैं कि हाँ,
कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट होता है, लेकिन अब उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ना कह के प्लेट टेक्टोनिक्स कहेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों कहेंगे? उसका कारण ये है कि महाद्वीप जो है, जो वेगनर ने कहा था कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, महाद्वीप प्लेट के हिस्से हैं। आगे जो साइंस प्रूफ हुआ, जैसे ये 7 हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका का प्लेट, ये मेजर प्लेट्स हैं। ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे तो साउथ अमेरिका के प्लेट का मतलब केवल साउथ अमेरिका का महाद्वीप नहीं है, महाद्वीप प्लस उसके बगल में महासागरीय हिस्सा भी। जब हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहते हैं तो अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा है ना, वो भी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का हिस्सा है, और बाकी अटलांटिक महासागर का आधा हिस्सा यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि महासागरीय प्लेट अगर कोई है पूर्णतः तो वह है पैसिफिक प्लेट, और बाकी इसका मतलब है कि अटलांटिक महासागर नाम का कोई प्लेट नहीं है। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा या तो नॉर्थ अमेरिका का है, या तो एक हिस्सा यूरेशिया का है। अगर हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो या तो एक हिस्सा साउथ अमेरिका का है, नहीं तो दूसरा हिस्सा अफ्रीका का है। चलिए आगे बढ़ता हूं इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने जो बातें रखी, उन्होंने यही कहा, उन्होंने सिंपल यही बात कही कि हम सहमत हैं बाकी की चीजों से, और इन्होंने इन सारी बातों को, पीछे की सारी बातों को इस्तेमाल किया, यूज किया एक थ्योरी देने के लिए जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेटों का विस्थापन होता है, और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो पूरा का पूरा महासागर है, महाद्वीप है, इन सबको 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया, जो नाम आपके सामने है, पैसिफिक, नॉर्थ, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट है, और अंटार्कटिका प्लेट। 7 मेजर प्लेट्स और लगभग 300 माइनर प्लेट्स हैं, छोटे छोटे प्लेट्स हैं जो मेजर प्लेट के टूटे हुए हिस्से हैं। ये लगातार गतिमान है, ये मूव कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट किसका हिस्सा है? प्लेट का हिस्सा है। महाद्वीप किसका हिस्सा है? प्लेट का हिस्सा है, और लगातार गतिमान कर रहे हैं। और अगर ये गति कर रहे हैं तो ऐसे में इन्होंने यही बात कहा कि वेगनर ने कहा था, वेगनर ने क्या कहा था कि पेंजिया टूटा, टूटने के बाद महाद्वीप गतिमान है ना। यहाँ पर ऑर्थर होम्स का जो संवहनी धारा का सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, और हैरी हेस के द्वारा जो प्रमाण मिले, उससे ये कहा गया कि महाद्वीपों का मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। महाद्वीप प्लेट के हिस्से हैं। क्लियर है? और 250 मिलियन साल के आसपास ये जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं, प्लेटें टूटी, पेंजिया से टूट करके वही लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, और आज जो करंट फॉर्म है वो कुछ ऐसा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो प्लेटों का मूवमेंट है उसको अगर इन्होंने तीनों ने कहा और मॉर्गन ने कहा, तो इन्होंने इस तरीके से समराइज किया कि देखिए दुनिया भर में जितने भी प्लेटें हैं वो गतिमान तो हैं, और वो गति कैसी है? तो उन्होंने कहा पहला डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब है अपसारी। अपसारी का मतलब है जहां पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसारी सीमा। दूसरा इन्होंने कहा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है अभिसारी सीमा, जहां पर प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और तीसरा इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म का मतलब है न एक दूसरे से दूर जा रही हैं, न एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे को टच करते हुए जा रही हैं, है ना। तो ना तो दूर जा रही हैं, ना तो पास आ रही हैं, बल्कि एक दूसरे को टच करते हुए जा रहे हैं। इसको कहा गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो मॉर्गन ने या मैकेंजी पार्कर ने 3 प्रकार के मूवमेंट की चर्चा की। अपसारी सीमा, है ना, जिसको कहा गया डाइवर्जेंट, अभिसारी सीमा जिसको कहा गया कन्वर्जेंट, और संरक्षित सीमा जिसको कहा गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। चलिए आगे बढ़ता हूं इसके संदर्भ में। अब इन तीनों की थोड़ी विशेषताओं को देख लेते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, देखिए एनसीईआरटी में बहुत सीमित बातें रखी गई हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में अगर उस पर चर्चा करूंगा तो लगभग 30-40 मिनट तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे ही चर्चा हो जाएगी। जब एडवांस क्लासेस करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में और चर्चा करके आपको समझाएंगे। लेकिन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को सिंपली ऐसे समझ लें कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना। प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, नीचे से मेंटल प्लूम आएगा और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे से मैग्मा आएगा। अब मैग्मा कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, इन सब की चर्चा एनसीईआरटी ने नहीं की, तो अभी के लिए इसको छोड़ देता हूं। बस प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जा रही तो नीचे से मैग्मा आएगा, आकर के फैल जाएगा, है ना। अब इस पूरे प्रोसेस में चूंकि नीचे से मेंटल प्लूम आ रहा है तो प्लेटों को धकेलेगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे के मैग्मा को विस्फोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेटें दूर जा रही हैं तो आराम से निकलेगा, आराम से निकल करके फैल जाएगा।
तो ज्वालामुखी की क्रियाएं होंगी इस जगह विशेष में, कैसी होंगी? शांत प्रकार की। जो भूकंप आएंगे वो तुलनात्मक रूप से उसका फोकस ऊपर होगा, लेकिन ये धीरे धीरे खींची गई हैं और खींचने में दरार पड़ा है, तो भूकंप बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं होते। शैलो फोकस होंगे, कम गहराई से होंगे, लेकिन ज्यादा ऊर्जावान नहीं होंगे। क्या यहाँ पर नवीन क्रस्ट का निर्माण होगा? क्या यहाँ पर नवीन क्रस्ट बनेगा? तो हाँ, नीचे से मैग्मा आएगा तो निक्षेपित होगा, ठंडा होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। नाम है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कौन सा है? वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है MOR, मिड ओशियनिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक। दूसरा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, चर्चा नहीं है एनसीईआरटी में, बस अभी के लिए एक एग्जांपल रख लीजिए। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, पूर्वी अफ्रीका का भ्रंश घाटी जो अभी हाल ही में न्यूज में था, वहां पर हाली गुब्बी नाम का एक ज्वालामुखी अफार ट्रायंगल में आया था। अफार ट्रायंगल इथोपिया उत्तरी हिस्से में, और चूंकि यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो हाली गुब्बी जो ज्वालामुखी है ये बहुत विस्फोट नहीं करेगा, ये शांति से आएगा, शांति से आकर के फैल जाएगा। एक शांत प्रकार का ज्वालामुखी है हाली गुब्बी, जो हाल ही में न्यूज में रहा है। ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में एनसीईआरटी बस ये बात कहता है कि जहां पर प्लेटें आपस में टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो दोनों में से किसी का एक डेंसिटी होगा, और डेंसिटी होगा तो वो नीचे जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रॉय होगा। कोई एक प्लेट बचेगा, कोई एक प्लेट नीचे जाएगा। अब यहां पर मसला ये है कि जो कन्वर्जेंस है, प्लेटों का आपस में टकराना है, क्या ये दो प्रकार का हो सकता है या तीन प्रकार का हो सकता है? दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हो, दोनों प्लेटें या तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हो, महाद्वीपीय हो, या दोनों में से दोनों ही ओशियनिक हो, महासागरीय हो, और नहीं तो तीसरा हो सकता है कि एक महाद्वीपीय हो और एक महासागरीय हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अभिसरण है, कन्वर्जेंस है, वो तीन प्रकार का होगा। पहला ओशियनिक कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। दूसरा ओशियनिक ओशियनिक, और तीसरा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या एनसीईआरटी ने नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे कि अगर महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा, महासागरीय प्लेट टकराएंगे तो क्या होगा। लेकिन कुछ थोड़ी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए, वो ये कि अगर महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगे तो चूंकि दोनों का घनत्व तो बहुत कम है, तो दोनों में से कोई भी नीचे नहीं जाना चाहेगा, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, लेकिन ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाके भी इसको ऐसे धकेलता रहेगा। तो दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत बनते हैं, जिसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं, वो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने, क्योंकि मैक्सिमम ऊर्जा ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, क्योंकि घनत्व तो कम है तो ऊपर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हिमालयाज, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों की प्रकृति जहां टकरा रहे हो महाद्वीपीय प्रकृति है। इस पूरी प्रक्रिया में यंग फोल्डेड माउंटेन्स बनेंगे, और चूंकि ये दोनों टकरा रहे हैं तो नीचे कोई नहीं जाना चाहेगा बहुत ज्यादा, तो बेनियफ जोन नहीं बनेगा, और बेनियफ जोन नहीं बनेगा तो ज्वालामुखी नहीं, और ज्वालामुखी नहीं तो जो महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल प्लेट बनते हैं, उन प्लेटों में फोल्डेड माउंटेन्स तो बनते हैं जैसे हिमालयाज, लेकिन हिमालय में कोई वॉल्केनिक इरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इतना ध्यान रखें, बाकी जब समय आएगा तो और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम महासागरीय प्लेट की बात करें, महासागरीय, तो दोनों का घनत्व तो ज्यादा है, तो दोनों नीचे जाएंगे, और दोनों नीचे जाएंगे तो महासागरीय प्लेट जहां, या ओशियनिक प्लेट जहां टकराते हैं, वहां कभी भी फोल्डेड माउंटेन नहीं बन सकते, वलित पर्वतों का निर्माण नहीं होगा। हमेशा यहां गहरे गर्त बनेंगे, समुद्र में डीप ट्रेंचेस बनेंगे, और इन्हीं जगहों पे चूंकि नीचे गए हैं तो कोई नीचे जाएगा, तो समुद्र में खूब सारे ज्वालामुखी का विस्फोट होगा, और समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होगा तो एक श्रृंखला में, एक चेन में, जब वो वॉल्केनिक इरप्शन से मटेरियल बाहर आ जाएगा तो आइलैंड फॉर्मेशन होगा। तो आइलैंड चेन, आइलैंड आर्क का निर्माण ओशियनिक पे होता है, फोल्डेड माउंटेन नहीं होंगे। ज्वालामुखी होगा वो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर का, चर्चा करेंगे आगे क्यों डिस्ट्रक्टिव नेचर का, थोड़ा सा एसिडिक और बेसिक लावा का कॉन्सेप्ट है। और जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टकराएंगे, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल कलोजन होगा, तो ओशियनिक प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, ओशियनिक प्लेट, और कॉन्टिनेंटल प्लेट का घनत्व कम होगा, तो ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसका तो वलन हो जाएगा, तो ये फोल्डेड माउंटेन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एंडीज और रॉकीज है ना, ओशियनिक कॉन्टिनेंटल का कोलोजन का एग्जांपल है। और ये जो प्लेट नीचे गया, ये बेनियफ जोन में पहुंचेगा, और इस एंडीज और रॉकीज फोल्डेड माउंटेन के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोटापैक्सी, फॉर एग्जांपल एकोनकागुआ, फॉर एग्जांपल सेंट हेलेंस, फॉर एग्जांपल येलोस्टोन नेशनल पार्क। एनसीईआरटी ने नहीं बात कही है, लेकिन एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये दूसरा बाउंड्री कौन सा था? कन्वर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंस हो रहा है। तो कन्वर्जेंस 3 प्रकार का हुआ। तीसरा जो पक्ष है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। कौन सा? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का सिंपल मतलब क्या हो गया, है ना, टचिंग पास ईच अदर, हैंडशेक करते हुए, हाथ मिलाए आगे बढ़ गए, हाथ मिलाए आगे बढ़ गए। तो यहां पर ना कोई प्लेट नीचे जा रहा है दोनों में से, तो ऐसे में केवल टच करते हुए, तो यहां कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्लेट का छेपण नहीं हो रहा है, ना प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो कोई नव निर्माण हो रहा है। जैसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही थी तो एटलीस्ट निर्माण तो हो रहा था, मैग्मा बाहर आ रहा था तो उसके सॉलिडिफिकेशन से एक न्यू क्रस्ट का निर्माण हो रहा था। यहाँ ना प्लेट दूर जा रही है तो कोई न्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है क्रस्ट का, न यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, बस प्लेट एक दूसरे से टच करते हुए जा रही। तो ऐसे में ना यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ना यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन सिस्टम बनेगा, लेकिन हाँ इमेजिन करें जिसका घर इसके बीच में हो, तो एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा। तो दुनिया में सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनोज सबसे डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है वो इन्हीं जगहों पे होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। जैसे एनसीईआरटी ने तो थोड़ी इतनी ही बात की, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में सबसे ज्यादा कुछ अगर होगा तो अर्थक्वेक, ना माउंटेन सिस्टम बनेगा, ना वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे, ना प्लेट का क्रिएशन, ना क्रस्ट का क्रिएशन होगा, ना डिस्ट्रक्शन होगा। उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है नॉर्थ अमेरिका में कि वेस्टर्न पार्ट में कैलिफोर्निया के पास सैन एंड्रियस फॉल्ट, सैन एंड्रियस फॉल्ट। और अभी हाल ही में लास्ट टू लास्ट ईयर टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उसका मेन रीजन है यही ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। आगे चर्चा करेंगे विस्तार से जब समय आएगा एडवांस क्लासेस का, तो उसमें विस्तार से इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बेसिक बात ये है कि प्लेटें 3 प्रकार से मूव करती हैं, है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। अब सारी सीमा, अभिसारी सीमा और संरक्षी सीमा, क्लियर है। अब एनसीईआरटी थोड़ी सी बात ये कहता है कि यार प्लेटें अगर मूव कर रही हैं तो हम प्लेटों की गति कैसे निकालते हैं, प्लेटों का मूवमेंट कैसे निकालते हैं, कि प्लेट की गति क्या है। जैसे अगर कह रहे हैं कि अटलांटिक महासागर के नीचे से मेंटल प्लूम आ रहा है तो अटलांटिक महासागर फैल रहा है ना। अगर हिंद महासागर में भी ऐसा है तो हिंद महासागर भी फैल रहा है। तो रेट क्या है प्लेट के मूवमेंट का, कैसे निकाला जाएगा? तो जब मैग्मा बाहर आएगा, सपोज करिए, तो मैग्मा बाहर आया, न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। अभी मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले कोई चट्टान बना, तो अगर हम पीछे थोड़ा और दूर जाएं तो मान लेते हैं 10 लाख साल पुराना चट्टान, 5 लाख साल पुराना, 3 लाख साल पुराना, यानी कि बीच में सबसे नवीन चट्टान, और दोनों तरफ जाएं तो उससे पुराना, और पीछे जाए तो और पुराना, और पीछे जाए तो और पुराना, और पीछे जाए तो और पुराना। ऐसा होगा। अगर हम हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में जाएं और हिंद महासागर में हम देखें कि अभी जो अभी का चट्टान है और जो 10 लाख साल पुराना चट्टान है, इसके बीच की दूरी ज्यादा हो, और अटलांटिक महासागर में अभी का चट्टान हो और 10 लाख साल पुराना चट्टान हो, इसके बीच की दूरी कम हो, इसका मतलब है कि फैलने की दर धीमी रही है अटलांटिक में, एक्सपेंड होने की दर, और हिंद महासागर में ज्यादा रही। इस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। बाकी एक कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म का है, एनसीईआरटी इसकी चर्चा नहीं करता है, लेकिन इसको समझाने के लिए बहुत सारी बातों की चर्चा करनी पड़ेगी। एडवांस क्लास में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी मैग्नेट की तरह क्यों व्यवहार करता है, पैलियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, जियोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये सब कैसे मिल करके, है ना, मैग्नेट या पृथ्वी की व्याख्या कैसे करती हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो समझाना चाहते थे कि कैसे प्लेटों के मूवमेंट तय किए जाते हैं। जैसे आर्कटिक का क्षेत्र स्लो है, इसका मतलब है कि जहां से मटेरियल निकल रहा है और 10 लाख साल पुराना चट्टान है, इसके बीच की दूरी बहुत कम है। और अगर हम हिंद महासागर में आए, अभी का जहां से कटक है और उससे 10 लाख साल पुराने चट्टान के बीच की दूरी ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा फैला है। तो सभी आर्कटिक का, अटलांटिक का और इंडियन ओशियन का देखते हैं तो सबसे तेज गति फैलने की अभी जो है वो है इंडियन ओशियन की, सबसे तेज गति से फैल रहा है। कैसे, वो तर्क आपको समझाए। तो यहां पर ये है। अब इसी में कि जो इंडियन प्लेट है, या आप कह सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन है, ये इंडियन प्लेट है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ये मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो कैसे? तो इंडियन प्लेट उत्तर में जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, और यूरेशियन प्लेट से टकराया तो महाद्वीपीय प्लेट टकराए, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। हम यहां पर फर्दर आ गए तो यही यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है म्यांमार, इससे टकरा गए तो पूर्वांचल की पहाड़ियां बन गई। इसी को हम पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, नागालैंड में नागा हिल्स कहते हैं, मणिपुर में मणिपुर हिल्स के नाम से, और मिजोरम में मिजो हिल्स या लुसाई हिल्स या ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेटें आपस में टकरा रही हैं।
अगर ये इंडियन प्लेट को देखें तो यहाँ पर एक प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट का टूटा हुआ हिस्सा है, यहाँ पर उसका नाम है सुंडा प्लेट, उसके साथ हम टकरा रहे हैं। तो इस हिस्से में मूलतः टकराव की स्थिति बन रही है इंडियन प्लेट की, है ना। अगर हम इधर आ जाएं दक्षिण वाले पे, जहां से हम अफ्रीका से टूटे थे, यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर इंडियन ओशियन का रिज है। रिज का मतलब है कटक, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम हिंद महासागर या इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के दक्षिणी हिस्से में आते हैं तो हमको यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मिलता है, दूर जाने का। अगर हम इसके उत्तर वाले इलाके में और पूरब वाले इलाके में आते हैं तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलता है। ये कुछ बेसिक बातें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडियन प्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कुछ बातें एनसीईआरटी में रखी गई थी। उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर है ऑरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस और प्लेटो का मूवमेंट, इसको लेकर के आपकी एक अच्छी समझ बनी होगी। आने वाले समय में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ मुलाकात होगी और फिर डिस्कशन करते हैं। ऑल द बेस्ट।